सब लोग सोचते थे कि उड़ान भर के ऊपर पहुंचना मतलब सीधा अमर लोगों की लिस्ट में नाम आ जाना, है ना? लेकिन तुम्हें पता है, वो तो बस जाति का खाना चुनने का एक तरीका था। जो भी टैलेंटेड लोग ऊपर पहुंचे, उन सबको पकड़कर एक दिव्य औषधि महल में बदल दिया गया, जहां जाति अपनी साधना करती है। और तुम्हें ये खौफनाक सच इसलिए पता है क्योंकि तुम अकेले ऐसे हो जो मौत के मुंह से बच के निकले। तुम असल में ब्लू स्टार के हजारों साल में एक बार आने वाले सबसे स्ट्रांग इंसान थे। 6 साल पहले तुमने आसमान के नियम तोड़ते हुए 90,000 ली दूर तक उड़ान भरी, बिजली और आग के बीच अमर मार्ग का दरवाजा पकड़ा और बादलों के ऊपर बने एक शानदार महल में पहुंच गए। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसी शक्तियां आसमान से चीरती हुई आईं जो स्पेस तक को मरोड़ सकती थीं। सबसे आगे था एक राजा, काले सुनहरे कवच में। अभी तुम वहीं ठगे से खड़े थे, तभी उसने कहा, एक और फल पक गया है। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं, जैसे कोई मामूली सी बात गा रहा हो। लगता है नंबर 9 फार्म की इस साल की फसल अच्छी रही। फार्म और फल, ये दो शब्द जैसे दो गर्म चिमटे बनकर तुम्हारी आत्मा पर पड़े। तुमने आंखों के सामने देखा, एक शक्ति एक वेदी की तरफ बढ़ी। वहां जाकर उसने एक स्पेल पढ़ी, ग्रे रंग की जंजीरें चमक उठीं और एक इंसानी संत के शरीर से लिपट गई। उस संत ने कोई चीख नहीं मारी, बस उसका शरीर आंखों के सामने ही जीवन खोता गया, फीका पड़ता गया। उसकी सारी जीवन शक्ति, उसका पूरा मार्ग चिन्ह, सब खींच लिया गया और आखिर में शक्ति के हाथ में एक चमकता हुआ एनर्जी क्रिस्टल बन गया। तो ये था असली सच, जिसे उड़ान कहते थे। वो एक पूरा पूरा धोखा था। 3,000 साल से जिस इंसानी दुनिया की तुमने रक्षा की थी, वो तो बस जाति का फल उगाने वाला एक फार्म भर था। करोड़ों लोगों की उम्मीद, अनगिनत संतों की तलाश, आखिर में सब बस एक मजाक निकला। एक गुस्सा आत्मा की गहराई से उठा, तुम्हारे सीने में फट पड़ा। भले तुम्हारी साधना खत्म हो गई हो, भले सिर्फ शरीर का एक टुकड़ा बचा हो, फिर भी तुम वही अजय इंसान सम्राट हो। तुमने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति जला दी, अपनी बची खुची जान को इस जीवन के सबसे जबरदस्त वार में बदल दिया। एक उल्का की तरह उस राजा पर टूट पड़े। ये था तुम्हारा, इंसान सम्राट का, इस खौफनाक सच के खिलाफ आखिरी हमला। लेकिन वो राजा मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस हल्के से हाथ हिला दिया। तुम्हारी मुक्का और साथ में तुम्हारी आखिरी इज्जत, दोनों को उसने एक कीड़े की तरह आसानी से कुचल दिया। एनर्जी खत्म हो चुकी बेकार चीज, जिसे रिसाइकिल करने लायक भी नहीं समझा गया, उसने ऐसे ही एक झटके में फेंक दिया, जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ाया हो, एक गहरे अंधेरे गड्ढे की तरफ, जहां हड्डियों का ढेर लगा था। होश खोने से पहले तुम्हारी आंखों में निराशा नहीं थी, बस एक बर्फ जैसी ठंडक थी जो सब कुछ जमा सकती थी। आखिरी ताकत लगाकर तुमने अपनी आत्मा की गहराई में एक कसम गोंद दी, जब तक मेरी एक सांस भी बाकी है, इस आसमान में मैं तुझे एक छेद जरूर करूंगा। ठंडक। होश में आने पर तुम्हें बस यही एहसास हुआ। मुश्किल से आंखें खोली, नजर के सामने था एक सफेद हड्डियों का समुंदर। तुम्हें बेकार समझकर इस पहाड़ पर फेंक दिया गया था, जो अनगिनत हड्डियों से बना था, हवा में गाढ़ी। लेकिन तुमने हार नहीं मानी, खुद को जबरदस्ती शांत किया। ये तुम्हारी हड्डी में बसी आदत है। सबसे बड़ा खतरा था ऊर्जा का असर। 3 दिन में तुम पूरी तरह घुल जाते। यहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ मौत की हवा। तुम्हारा इकलौता एसेट था तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ ज्ञान और तुम्हारी सम्राट वाली विल पावर। ताकत छीनी जा सकती है, पर दिमाग और हिम्मत नहीं। तुमने खुद से कहा, नजरें घुमाना शुरू किया, सिर हिलाने की ताकत नहीं थी। बची हुई एक हल्की सी स्पिरिचुअल सेंस से रेडार की तरह इंच इंच करके आसपास की हड्डियां स्कैन की। हर स्कैन चाकू से आत्मा काटने जैसा दर्द देता, पर तुम रुके नहीं। 1 दिन 2 दिन, शरीर घुलना शुरू हो चुका था, होश कई बार जाने को था। आखिर तीसरे दिन, जब होश पूरी तरह धुंधलाने वाला ही था, तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस को एक अलग चीज छू गई। एक हड्डी का टुकड़ा, आधा फुट लंबा, आम हड्डियों के ढेर में दबा हुआ। वो हल्के नीले रंग की थी, ऊपर नेचुरल लाइंस बनी थी। सबसे जरूरी बात, जैसे ही तुम्हारी सेंस उससे टकराई, एक हल्की सी, लगभग ना होने जैसी जीवन ऊर्जा महसूस हुई। स्पिरिट बोन। दिमाग में एक आइडिया कौन था, ये जाति के लिए खतरा बन सकती है, मिल गई। यही है तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। आखिरी ताकत लगाकर कीड़े की तरह रेंगते हुए तुमने उस हल्की नीली हड्डी को कस के हाथ में पकड़ लिया। सीधे अब्जॉर्ब नहीं किया। तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारी हालत इतनी कमजोर है कि कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें। अनगिनत फॉर्मेशंस दिमाग में बिजली की तरह चमके, टकराए, और थोड़ी देर बाद एक पागलपन भरा प्लान तैयार हो गया। तुमने अपने ही टूटे शरीर को फॉर्मेशन का बेस बनाया, उस स्पिरिट बोन को अपनी नजर बनाया, और आसपास फैली ऊर्जा को, जो तुम्हें खत्म करना चाहती थी, उसे ड्राइव फोर्स बना दिया। तुम फोर्स को फोर्स से टक्कर देना चाहते थे, नहीं, तुम दुश्मन के ही हथियार से अपनी जान बचाना चाहते थे। जान बचाओ, मौत को जीत में बदलो। फॉर्मेशन शुरू हुआ। तुमने बची खुची सेंस को एक खास फ्रीक्वेंसी पर हिलाया, आसपास की ऊर्जा को खींचा। हम एक छोटा सा एनर्जी का भंवर बना केंद्र में। वो वायलेंट ऊर्जा उस स्पिरिट बोन के जीवन नियम से खिंचकर फिल्टर होने लगी। सारे वायलेंट गुण अलग होते गए, धीरे धीरे तुम्हारे भवों के बीच में समा गई, बुझती जा रही स्पिरिचुअल फायर को पोषण देते हुए। इस मौत जैसी जगह में तुमने दुश्मन की ही ताकत से अपनी पहली उम्मीद की चिंगारी जलाई। यहाँ वक्त का कोई मतलब नहीं था। तुम एक मूर्ति की तरह पहाड़ पर बैठे थे, बिल्कुल नहीं हिलते, सिर्फ दिमाग में चल रहे लॉजिक ही मूव कर रहे थे। तुम लगातार फॉर्मेशन को फाइन ट्यून करते रहे, एनर्जी कन्वर्जन की एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहे।
ये प्रोसेस बोरिंग, लंबा और बेहद खतरनाक था, पर 3000 साल तक सम्राट रह चुके इंसान के लिए अकेलापन झेलना तो बेसिक स्किल थी। पता नहीं कितना वक्त बीता, तुम्हारी वो कांपती हुई स्पिरिचुअल फायर आखिर स्थिर हो गई, एक सुनहरे रंग की स्थिर फ्लेम में बदल गई। एक स्टिक, 3 स्टिक, आखिर 15 स्टिक्स के बाद खत्म हो गई, पर इतना काफी था। तुम्हारे दिमाग में एक पूरा 3D मैप बन गया इस हड्डी वाले पहाड़ का। बहुत स्लो है, तुमने ठंडे दिमाग से सोचा। सिर्फ इस एक हड्डी के सहारे लड़ने लायक बनने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं। तुम्हें नए रिसोर्सेज चाहिए थे। तुम्हारी सेंस और बारीकी से स्कैन करने लगी, इस बार जीवन नहीं बल्कि खास प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स ढूंढते हुए। जल्दी ही तुम्हारी सेंस ने लॉक कर लिया। बाएं आगे 7 स्टिक दूर हड्डियों के ढेर में दबी एक रिब बोन, अजीब डार्क सिल्वर रंग की, जिसकी सतह पर जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। जैसे ही सेंस छुई, स्पेस फटने जैसा एहसास हुआ। स्टार बीस्ट बोन बस बेकार समझकर फेंक दी गई। तुम्हें एहसास हुआ इससे एक स्पेस मार्कर या स्टोरेज स्पेस बनाई जा सकती है। प्लान तुरंत साफ हो गया, पर एक प्रॉब्लम। सिर्फ 7 कदम 20 मीटर की दूरी पर तुम्हारे सामने एक एंटेना जैसी रुकावट थी। हिलने की कोशिश की तो जान निकल गई, जैसे दर्द हुई, नसें टूटी हुई थी, हर हरकत भारी प्रेशर जैसी लगती। छोड़ दूं ये आइडिया तुमने तुरंत मिटा दिया। मेरी डिक्शनरी में ये दो शब्द नहीं है। तुमने दिमाग से एक ओल्ड टेक्निक निकाली, गुइसी बन शानजोए। शन तो अभी काम की नहीं, बस बेसिक गुइसी वाली क्रीपिंग टेक्निक चाहिए थी। अपनी पीठ की मांसपेशियों को कंट्रोल करते हुए बहुत हल्के से कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स करते हुए तुम्हारा शरीर आंखों से न दिखने वाली स्पीड से उस रिब की तरफ इंच इंच बढ़ने लगा। पसीना और आंसू लगातार निकलते, हवा में सूख जाते, भयंकर दर्द में कई बार बेहोशी छाती। फिर तुम अपनी लोहे जैसी विल पावर से खुद को जगाते। इतनी छोटी दूरी तय करने में तुम्हें पूरे 3 दिन रात लगे। जब आखिरकार तुम्हारी उंगलियां उस ठंडी सख्त डार्क सिल्वर रिब को छू गईं, तुम लगभग बेहोश होने वाले थे, पर तुरंत मुस्कुराए। यह था तुम्हारे रिबॉर्न होने के बाद अपने पैरों पर, भले पैरों से नहीं चला, निकला हुआ पहला कदम। जान और स्पेस दोनों हाथ में। इस मौत जैसी जगह में तुमने आखिरकार अपनी किस्मत में एक दरार बना ली। उस डार्क सिल्वर स्टार बीस्ट रिब को पकड़े हुए तुम्हें साफ पता था, इस जगह एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। तुमने उस स्पिरिट बोन को वापस भौहों पर लगाया। जल्दी जल्दी उस अभी अभी खर्च हुई स्पिरिचुअल फायर की भरपाई करने लगे। साथ ही तुम्हारा दिमाग, जिसमें 3000 साल की विजडम थी, तेजी से चल रहा था। इस रिप के लिए सबसे परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना रहा था। डायरेक्टली यूज नहीं होगा, बहुत क्रू है। ये तो जैसे बिना धार वाला सबसे बढ़िया सोड है। मुझे कोई नॉर्मल स्टोरेज बैग नहीं चाहिए, मुझे एक असली स्पेस रिंग चाहिए। प्लान तो था, पर एग्जीक्यूट करना आसमान छूने जितना मुश्किल। रिफाइनिंग के 3 एलिमेंट्स चाहिए, मटेरियल, फायर, एम्ब्रियो। मटेरियल तो है ही, रिप खुद ही एम्ब्रियो भी है। फायर, इस मरी हुई बोन सी में तो आग, तो क्या एक बाल भी नहीं जल सकता? आग नहीं है तो तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चमक आई तो मैं अपनी सेंस को हैमर बनाऊंगा, अपनी स्पिरिचुअल फायर को फ्लेम। ये किसी पागल आदमी का सोचा हुआ प्लान था। आत्मा से वेपन को रिफाइन करना, जरा सी गलती हुई तो पूरी सोल बिखर जाएगी। पर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। स्पिरिचुअल फायर मुश्किल से काम लायक हुई थी। तुरंत काम शुरू कर दिया। पहला स्टेप, प्यूरिफिकेशन। एक बारीक सेंस निकालकर सबसे प्रिसाइज नीडल की तरह सावधानी से उस रिब के अंदर घुसाया। तुम्हें उस स्टार बीस्ट की बची खुची वायलेंट विल ढूंढ के मिटानी थी। वही सबसे खतरनाक इंप्योरिटी थी। जल्दी ही तुमने उसे लॉक कर लिया। हड्डी की गहराई में एक केओस और डिस्ट्रक्शन की भावना से भरा हुआ कॉन्शियस रेसिड्यू मिल गया। सोचते ही वो बारीक सेंस एक इनविजिबल चैनल बन गई। उस वायलेंट विल को धीरे धीरे रिब से खींचकर तुम्हारे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डालने लगी। ये तो सीधे दिमाग में पॉइजन इंजेक्ट करने जैसा था। पहली धार वायलेंट विल अंदर आते ही तुम्हारा सिर जैसे किसी हथौड़े से पीटा गया। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लगभग बेहोश हो गए। पर तुमने खुद को संभाला, दिल थाम कर बैठे रहे, अपनी सुनहरी स्पिरिचुअल फायर से इंच इंच उस पागल विल को जलाते मिटाते रहे। हर सेकंड एक तलवार की धार पर नाचने जैसा था। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 5 दिन बीत गए। जब आखिरी धार वॉयलेंट विल पूरी तरह मिट गई, तुम्हारा चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। लगा जैसे पूरी आत्मा खाली हो गई हो। पर उस रिब को देखो, बदल गई थी। उसकी सतह की डार्क शाइन अब प्योर और क्लियर हो गई थी, जैसे सारी धूल धुल गई हो। दूसरा स्टेप, शेप और फॉर्मेशन कार्विंग। तुमने आराम नहीं किया, सीधे इस 3 फुट लंबी रिब के अंदर 1024 स्पेस रून्स कार्व करने थे, एक बेहद कॉम्प्लेक्स 3D फॉर्मेशन बनाने के लिए। इसमें कंट्रोल की मांग बेहद ज्यादा थी। 1 रून, 2 रून्स, हर बार कार्व करते ही सेंस का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता। सेंस खाली होते ही तुम रुक जाते, पूरी ताकत लगाकर आसपास की ऊर्जा से एनर्जी निकालकर खुद को रिफिल करते। ये काम इतना बोरिंग था कि इंसान का इमोशन कंट्रोल खो सकता था। फिर 10 दिन बीते, जब आखिरी रून गिरा, पूरे फॉर्मेशन से परफेक्टली जुड़ा, हम पूरी रिब जोर से कांपने लगी। उसके अंदर के 1024 रूम्स एक साथ चमक उठे, एक बेहद खूबसूरत 3D स्टार मैप बनाते हुए। तीसरा स्टेप है पाइटिवेशन। आंखों में सुनहरी रोशनी फूटी, सबसे क्रिटिकल मोमेंट आया। तुमने अपनी सारी सेंस पावर बिना कोई कमी छोड़े रिब के सेंटर फॉर्मेशन आई में डाल दी। मेरे नाम पर स्पेस को आदेश गूंजा, जैसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई हो। रिब के अंदर का स्टार मैप अचानक अंदर की तरफ सिकुड़कर
एक इन्फिनिट छोटे पॉइंट में बदला, फिर अचानक फट पड़ा। रिब का शेप इस पल में पूरी तरह बदल गया। अब वो बल्कि एक इनविजिबल स्पेस फोर्स में तेजी से सिकुड़ी, घूमी और आखिर में तुम्हारे सामने एक पूरी तरह डार्क गोल्डन सतह पर स्टार लाइट बहती हुई पुराने ढंग की रिंग बन गई। रिंग बनते ही एक असहज सी खींचने वाली फोर्स उससे निकली, जैसे आसपास सब कुछ निगलना चाहते हो। तुम्हें यह अंदाजा पहले से था। आखिरी बची शक्ति लगाकर तुमने अपनी विल को फोर्स से रिंग में एनग्रेव कर दिया, जबरदस्ती इस अभी अभी बनी अनस्टेबल रिंग स्पेस को स्थिर किया। ये सब करने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाया, तुम पूरी तरह होश खोकर हड्डियों के ढेर में गिर पड़े। पता नहीं कितनी देर बाद तुम धीरे से होश में आए, उठने की कोशिश की। पहली नजर उसी रिंग पर पड़ी जो सामने तैर रही थी। एक सेंस अंदर डाली, लगभग 1 फुट का धुंधला सा केओटिक स्पेस वहां दिखा। स्पेस छोटी थी पर सफल हो गई थी। तुम्हारे होठों पर आकर एक भारी मन उतरने वाली मुस्कान आई। इस पल से तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड तैयार था। सबसे सुरक्षित ठिकान मिल गया। तुमने सिर उठाकर फिर से इस अनंत बोन्सी को देखा। अब ये मौत की जगह है। तुम्हारी नज़र में जेल नहीं थी, बल्कि एक अनएक्सप्लोर्ड, तमाम पुराने खजानों से भरी ट्रेजर वॉल्ट थी। और तुम, लिनमो, जान और स्पेस दोनों हाथ में लिए, इस वॉल्ट के इकलौते मालिक बनने वाले थे। रिंग मिलने के बाद तुम्हारा मन आखिर शांत हुआ, पर नया प्रॉब्लम सामने था। तुम्हारा शरीर अब भी एक टूटा फूटा गारा जैसा था। नसें टूटी थीं, हड्डियां चूक थीं। फॉर्मेशन से मिली थोड़ी सी एनर्जी से बस सांस चल रही थी। इस चोट को ठीक करना तो सपना ही था। बिना तोड़े कुछ नहीं बनता। शरीर को फिर से बनाने के लिए पहले दाव बेस ठीक करना होगा। तुमने फिर उस अनंत बोन्सी की तरफ देखा। शरीर ठीक करने के लिए पिल चाहिए, पिल बनाने के लिए हर्ब्स चाहिए। यहाँ तो कोई हेवनली हर्ब नहीं, बस सूखी हड्डियां हैं। दूसरों की नज़र में ये मौत की जगह थी, पर तुम्हारी नज़र में, जो कभी पिल मास्टर रह चुके हो, हर स्ट्रॉन्ग जीव की हड्डी खुद एक टॉप ग्रेड हर्ब थी। हड्डियों से दवा बनाना, ये आइडिया दुनिया के हर अल्केमिस्ट को हैरान कर देता। पर तुम्हारे लिए 3 खास प्रॉपर्टी वाली हड्डियां ढूंढकर एक बोन मेल्ट मैरो पिल बनानी थी। नसें फिर से बनाने और ब्रेथ एक्टिवेट करने के लिए। मुख्य चाहिए थी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स वाली माइल्ड प्रॉपर्टी की मेन इंग्रेडिएंट के लिए। एक चाहिए मीडियम हर्ब जिसमें नेचुरल फायर प्रॉपर्टी हो, गाइड हर्ब की तरह। लक्ष्य साफ था। पहली खोज शुरू हुई। सेंस एक इनविजिबल नेट की तरह बाहर फैली, स्कैन करने लगी। बोरिंग प्रोसेस, पर तुम्हारे पास पेशेंस खूब था। समय बीतता गया। डेमन स्प्रिंग का ह्यूज बोन, बहुत वायलेंट पास। ड्रैगन फिश की स्पाइन, वाटर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पास। बोन किन के स्ट्रेंज बोन, विंड प्रॉपर्टी बहुत तेज पास। 7वें दिन तुम्हारी सेंस अचानक रुकी। एक बोन पाइल की गहराई में लॉक हुई, वहां लेटी थी। क्रिस्टल क्लियर जेड जैसी 9 लाइफ, स्पिरिट कैट की मैवबोन, स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स, परफेक्ट मेन हर्ब। दिल में खुशी हुई, तलाश जारी रखी। जल्दी ही एक फ्लैट स्कल मिली, किसी पुराने सोल बीस्ट की। उसकी प्रॉपर्टी वक्त के साथ माइल्ड हो चुकी थी, बस कामिंग इफेक्ट रह गया था। बढ़िया गाइड हब, बस आखिरी चीज बाकी थी। सेंस जमीन के नीचे फैलाई और सच में करीब 3 जांग नीचे एक गर्म चीज छुई। एक पूरी लाल वर्टेब्रा बोन, जीवन ना होते हुए भी अनगिनत सालों से गर्मी छोड़ रही थी। किसी बेहद वायलेंट जीव की स्पाइन बोन, नेचुरल फायर सीड, परफेक्ट इग्निशन हर्ब। तीनों मटेरियल्स मिल गए, पर तीनों अलग अलग जगह, बहुत स्लो। तुमने सिर हिलाया, धीरे धीरे हाथ उठाया, उस स्पेस रिंग को देखा। आंखों में एक गहरी स्मार्ट चमक आई। मुझे वहां जाना जरूरी नहीं, उन्हें खुद यहां आने दो। मुश्किल से इकट्ठी की गई सेंस पूरी तरह रिंग में डाली, मुंह से हल्की सांस छोड़ी। रिंग की सतह पर एक डार्क सिल्वर वेव चमकी, गायब हुई। दूर उस 9 लाइफ कैट की बोन के आसपास स्पेस में एक ट्विस्ट हुआ। अगले पल वो अचानक गायब हुई, अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हुई। मुंह से खून की धार बही, चेहरा तुरंत सफेद पड़ा। दूर से चीज खींचना अभी की तुम्हारी हालत के लिए बहुत भारी था, पर तुमने बस मुंह पोंछा, आंखों में कोई डगमगाहट नहीं। उसी तरीके से बाकी 2 भी खींचे। तीनों हर्ब तुम्हारे सामने तैर रहे थे। आखिरी प्रॉब्लम, बिना फर्नेस बिल कैसे बनाओगे? पर तुम्हारे होठों पर एक शानदार मुस्कान आई। आसमान, जमीन, फर्नेस, सेंस कंट्रोल, स्पिरिचुअल, फायर, फ्लेम, वॉइड, एल्केमी टेक्निक। आंखें बंद की, फोकस चरम पर पहुंचा। सेंस से उस स्पाइन बोन को नीचे उड़ाया, उसमें छुपी फायर एसेंस तुरंत जलाकर एक इनविजिबल वॉइड फायर बनी। फिर बाकी 2 बोन्स उसके ऊपर उड़ी, तुम्हारी सेंस से कसकर घिरी, प्योरीफाई, मर्ज कंबाइन करते हुए। हर स्टेप को अनबिलीवेबल कंट्रोल चाहिए था। जरा सी गलती और फर्नेस फट जाता। उस वॉइड में तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें आईं, पर माइंड कभी इतना फोकस नहीं रहा। जैसे वापस उस दिन में पहुंच गए हो जब आसमान के ऊपर पूरी इंसान जाति के लिए सुप्रीम पिल्स बनाते थे। तीनों बोन्स धीरे धीरे पिघलकर 3 लिक्विड एसेंस में बदली। पता नहीं कितनी देर बाद, जब आखिरी एसेंस परफेक्टली मर्ज हो गई, तुमने अचानक आंखें खोली, हल्की सी आवाज की। तीनों लिक्विड सेंटर की तरफ सिकुड़ी, तेजी से घूमी, आखिर में एक ड्रैगन आई साइज की सुनहरी नेचुरल लाइंस वाली पिल बनकर एयर में रुक गई। बोन मेल्ट मारो पिल सक्सेसफुल। खुशी मनाने का वक्त नहीं था। तुमने तुरंत उसे उठाया, बिना सोचे मुंह में डाल दिया। धड़ाम जैसे। वो कोई माइल्ड दवा नहीं थी,
बल्कि एक जागा हुआ प्राचीन रेजिंग बीस्ट जो तुम्हारे टूटे शरीर के अंदर इधर उधर भाग रहा हो। कर कर तुम्हारे अंदर से दांत किटकिटाने जैसी आवाज आई, मुश्किल से जुड़ी। इस भारी शक्ति के नीचे बेरहमी से फिर टूट गई, पाउडर बन गई। टूटी हुई नसें और भी बिखर गईं। दर्द पहले से भी ज्यादा था, जैसे लहरें तुम्हारी होश को पूरी तरह डुबो देंगी। पर तुम इंसान सम्राट हो, तुम्हारी सोल पहले ही अनब्रेकेबल बन चुकी है। स्पिरिचुअल सेंटर पकड़ो, दवा को नेविगेट करो। इस दर्द के तूफान में तुमने आखिरी होश की डोर कस के पकड़ी, अपनी कमजोर पर मजबूत सेंस को एक गोल्डन नीडल बनाकर इस इंटरनल केओस में जबरदस्ती घुसाया। इसे बेकाबू नहीं छोड़ना था, इसे कंट्रोल करना था। तुम्हारी सेंस एक एक्सपीरियंस्ड कारीगर की तरह गाइड करने लगी। नई हड्डियां हल्की जेड रंग की दिखने लगी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। फिर आई नसें, ये आयरन बीट करने से भी ज्यादा खतरनाक था, जैसे बालों पर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो। पूरी बॉडी में फुली कॉन्सेंट्रेट। वक्त का, दर्द का होश ही नहीं रहा। सारी दुनिया बस उन बॉडी के अंदर बन रहे लाइफ लाइन्स में सिमट गई। पता नहीं कितनी देर बाद जब आखिरी दवा शक्ति पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गई, बाहर की ऊर्जा अचानक शांत हुई। अब भी हलचल थी, पर बॉडी में बड़ा बदलाव आ चुका था। एक मोटी बदबूदार काली ग्रे इम्प्योरिटी तुम्हारे रोम छिद्रों से निकलकर एक गंदा खोल बन गई। फिर उस खोल पर एक हल्की सी आवाज के साथ तुमने धीरे से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें पहले जैसी मुर्दा नहीं थीं, बल्कि ठंडी, चमकदार, गहरी, जैसे सब कुछ निगल सकती हो। तुमने हल्की सांस ली, इतनी लंबी और गहरी कि आसपास की ऊर्जा तुम्हारे नथुनों में एक छोटा सा भंवर बनाकर खिंच गई। तुमने धीरे से दायां हाथ उठाया, अंगूठा फैलाया, फिर अचानक मुट्ठी बांधी। हाथ की हथेली से एक जानी पहचानी शक्ति महसूस हुई। भले छोटी थी, पर रियल थी, तुम्हारी अपनी शक्ति। तुम्हारे शरीर पर लगा वूची आर्मर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा। नीचे से जेड जैसी स्किन दिखने लगी। खड़े होने, दोनों टांगे भले हल्की कांप रही थी, पर तुम्हारा बॉडी अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। तुमने चारों ओर देखा, इस अनंत बोनसी का पहली बार इतना साफ पूरा नजारा दिखा। अंदर से देखो, अपनी बॉडी जेड जैसी थी, नसें फिर बनी थी। दंतियान भले अब भी खाली था, पर यह बॉडी अब एक टूटे फूटे खंडहर से बदलकर एक खाली मगर मजबूत नींव वाला टनल बन चुका था। आखिरकार तुम्हें फिर से कल्टीवेशन शुरू करने का हक मिला। बोन मेल्ट मारो पहले मेरे शरीर को करीब 70% ठीक कर दिया। अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुमने खुद को शांति से इवैल्यूएट किया। पर यह तो सिर्फ पहला स्टेप था। तुम्हारी नजर फिर उस अनंत बोन सी पर गई। अभी अभी तुम एक सर्वाइवर थे, बस सांस चला रहे थे। अब तुम एक शार्प वेपन थाने इस ट्रेजर वॉल्ट को लूटने वाले प्लंडरर थे। स्पिरिट फॉर्मेशन की एफिशिएंसी बहुत कम है, मेरी जरूरत पूरी नहीं करती। दिमाग तेजी से चला। मुझे एक असली टेक्निक चाहिए जो इस भरी जगह में ऊर्जा को रिफाइन करे, मौत की एनर्जी निकाले, जान की सोर्स निकालकर काम में ले। एक डीमन ईटिंग टेक्निक। यहाँ नॉर्मल टेक्निक्स काम की नहीं। तुम्हें अपने 3000 साल के अनुभव को मिलाकर अपनी अभी की सिचुएशन के लिए बिल्कुल नई टेक्निक बनानी थी। इटर्नल को बेस बनाकर इस टेक्निक का नाम रखा इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र। दूसरों के लिए जो मिशन इम्पॉसिबल है, तुम्हारे लिए वो सिर्फ पार्ट्स जोड़ने जैसा है। तुम्हारा दिमाग खुद एक डिवाइन ट्रेजर है, जिसमें 3000 सालों की तमाम दुनियाओं की टेक्निक्स भरी हैं। तुम जीरो से शुरू नहीं कर रहे, तुम करोड़ों जायंट्स के अवशेषों पर खड़े होकर सबसे बेहतरीन पार्ट्स चुनकर अपने लिए एक अनबीटेबल सूत्र बना रहे हो। तुम फिर बैठे, माइंड गहराई में डूबा। पल भर में तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक तूफान बन गया। हेवन डीमन डिसॉल्व, ग्रेट सन्स प्यूरिफिकेशन, इटर्नल लाइफ दाओ सर्कल। अनगिनत टेक्निक एसेंसेस सितारों की तरह टकराए, फूटे, फिर जुड़े। कोर है ऊर्जा और डेची, दोनों जहर हैं। तुम्हारी सोच अजीब तरह से क्लियर थी। दूसरे बचते हैं, मैं उल्टा जाऊंगा, एक्टिवली अब्सॉर्ब करूंगा, फिर डीमन टेक्निक से ऊर्जा खींचूंगा, बुद्ध धर्म से उसकी इंप्योरिटी साफ करूंगा, आखिर में दाशु से प्योरिफाइड एनर्जी को अपनी दाओ एसेंस बनाऊंगा। एक पागल प्लान तैयार हुआ। थियरी तो थी, अब काम करो। बिना कोई देरी किए तुमने तुरंत शुरू किया। सावधानी से एक धार ग्रे काली ऊर्जा खींची। वो चीज किसी पॉइजन नीडल जैसी थी, त्वचा छूते ही ठंडक और क्योस। एक हल्की सी खींच ने उस धार को तुम्हारे बॉडी में सीधे खींच लिया। खाओ। शरीर एकदम गरम, केओस, ब्रूटल, अनगिनत नेगेटिव इमोशंस ऊर्जा के साथ अंदर घुसी, नसों में चाकुओं की तरह कट रही थी। डैम, तुम्हारी नई नसें इतना वायलेंट जोर नहीं झेल पाई। दूसरा स्टेप, प्योरीफाई। दर्द रोककर अपनी स्पिरिचुअल फायर को जलाने भेजा, पर प्रॉब्लम आया। तुम्हारी स्पिरिचुअल फायर पिल मेकिंग और रिफाइनिंग में इतनी खर्च हो चुकी थी कि बस एक छोटी सी फ्लेम बची थी। वो टकराई तो लगभग खुद बुझ गई। नहीं, तुम्हारे मुंह से फिर खून निकला, चेहरा और सफेद हो गया। पहली कोशिश फेल हुई। तुमने तुरंत ऊर्जा काट दी, उस बेकाबू एनर्जी को बाहर निकाला। कैलकुलेशन गलत थी। तुमने अपने हल्के कांपते हाथ को देखा, आंखों में निराशा नहीं बल्कि और चमक थी। स्पिरिचुअल फायर बहुत कमजोर है, नसें भी बहुत नाजुक हैं। मुझे एक प्री फिल्टर और एक बफर चाहिए। नजर नीचे अनंत बोन्स पर गई। बिजली जैसा आइडिया कौन है? समझ गया। इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र। नाम में इटर्नल है ना, तो सिर्फ हड्डी को दवा क्यों बनाऊं? पूरी बोनसी को फॉर्मेशन बनाऊंगा। मैं खुद फॉर्मेशन आई बनूंगा। तुमने की ढूंढ ली, गहरी सांस ली, दूसरी कोशिश शुरू की। इस बार सिर्फ बैठे नहीं रहे, दोनों हाथों से मुद्रा बांधा, सेंस पानी की तरह फैलाई, आसपास की अनगिनत बोन से कनेक्शन बनाया। मैं सेंटर, इटर्नल फिल्टर, हेवन अर्थ फर्नेस, मुझे टेक्निक रिफाइन करो। फिर शुरू। इस बार तुमसे जुड़ी उन बोन्स में
ये बोन्स पहले स्ट्रांग जीव थीं, वायलेंट ऊर्जा इन लेयर्स से गुजरती, जैसे बाढ़ किसी ट्राइंगल से गुजरे। सबसे वाइल्ड, सबसे क्योटिक हिस्सा इन बोन्स की बिल्ट इन लॉ मार्क से मिटकर मिक्स हो गया। जब ऊर्जा आखिर तुम तक पहुंची, तो वो एक वायलेंट बीस्ट से डोमेस्टिकेट किए जा सकने वाले वोल्फ जैसी बन चुकी थी। अभी है मोमेंट। आंखें सिकोड़ी इस प्री प्रोसेस्ड ऊर्जा को बॉडी में लिया। नसें अब भी दर्द कर रही थीं, पर पूरी तरह झेल सकती थीं। फिर वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल फायर इस्तेमाल करके तुमने वो ऊर्जा अपनी हड्डियों की तरफ भेजी। बॉडी को खुद ही मदर बनाओ। पिल से रीशेप हुई बॉडी खुद ही टॉप ग्रेड प्योरिफिकेशन डिवाइस थी। खाओ खाओ खाओ, ऊर्जा तुम्हारी बोन से गुजरी। आखिरी वायलेंस और डेथ शी तुम्हारी हड्डियों की लाइफ एसेंस से पूरी तरह इवेपोरेट हो गई। आखिर एक हल्की मगर बेहद प्योर एनर्जी निकली। तुमने इसे नसों में एक चक्कर घुमाया, दांत्यान में डाला। दांत्यान को मिली पहली बूंद इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र पूरी हो गई। आंखें फट से खुली, एक गोल्डन लाइट आंखों से निकली, जमीन पर एक निशान छोड़ गई। उस दांत्यान की पहली पूरी तरह अपनी दाओ एसेंस महसूस करते हुए होठों पर आखिर मुस्कान आई। आज से ये जगह जेल नहीं, बल्कि मेरे फिर उठ खड़े होने की पहली नींव है। दंतियान की वो एक धार दाओ एसेंस जैसे बंजर जमीन में एक बीज बो दिया हो। एक सेकंड नहीं रुके, तुरंत इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र को पूरी स्पीड पर चलाया। पहले जो एक्सपेरिमेंट था, अब वो असली कल्टीवेशन ओपनिंग था। सोचते ही एक साइलेंट तूफान तुम्हारे चारों ओर 100 जांग के दायरे में उठ खड़ा हुआ। बोन सी गूंजने लगी, अनगिनत बोन्स रेजोनेट करने लगी। वो जिंदा हो गई, तुम्हारी इस बड़ी मशीन के गियर्स बन गई। बाहर की घनी ऊर्जा जैसे किसी ह्यूज मैग्नेट से खिंची, आंखों से दिखने वाले एयर फ्लो में बदलकर तुम्हारे सिर के ऊपर एक बड़ा ग्रे भंवर बना दिया। पर वो ऊर्जा तुम्हारा आउटर ब्रीदिंग सिस्टम बन गई। कुछ बोन्स झेल न पाई, मौत के पाउडर बन गई, पर तुरंत और बोन्स उनकी जगह ले लेती। ये लेयर्स फिल्टर होते होते जो ऊर्जा तुम तक पहुंचती, वो अब बिल्ली जैसी सीधी हो चुकी थी। मुंह खोलकर सांस खींची, प्योर ऊर्जा बॉडी में गई, जेड बोन से गुजरकर आखिरी प्यूरिफिकेशन पूरी की, दाओ एसेंस बनकर दंत्यान में मिली। यही साइकिल रिपीट होता रहा। दंत्यान की वो बूंद जल्दी ही एक पडल बन गई, फिर स्ट्रीम। 3 दिन बाद तुमने एक लंबी सांस छोड़ी, सामने कई फीट तक स्टीम फैल गई। उठ खड़े हुए, फीलिंग पूरी तरह अलग थी। मूवमेंट में कोई देरी नहीं, बॉडी बर्ड की तरह हल्की। अंदर की पावर अब ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर जितनी थी। सेंस बहुत स्लो है, इस स्पीड से तो यहां से निकलने में 100 साल लगेंगे। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं, नॉर्मल बोन्स की एफिशिएंसी लिमिट पर आ चुकी थी। मुझे हायर ग्रेड चाहिए। सेंस फिर फैलाई, इस बार और प्रिसाइज स्कैन के लिए। इस बार तुम ढूंढ रहे थे उन स्ट्रांग बीइंग्स को जिनकी लॉ मार्क्स मौत के बाद भी बनी हुई हों। अचानक पूर्व में 180 जांग दूर एक वैली के नीचे तुम्हें एक अलग बोन दिखी, लगभग 1 फीट लंबी, डार्क तेज चमक वाली। सेंस छूते ही महसूस हुआ, एक सोल चीरने लायक तेजी, एक सोड एसेंस वाली रेसिडुअल बोन। दिल एक धड़कन तेज हो गया। ये बोन जिसकी थी वो जरूर कोई हेवनली कल्टिवेटर रहा होगा। इसे लेते ही इसे कोर फॉर्मेशन बनाकर तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड कम से कम 10 गुना तेज हो जाएगी। पर ठीक जब तुमने उस सोड बोन को लॉक किया, तुम्हारी सेंस के एज पर अचानक एक हलचल महसूस हुई। एक ठंडी, भूखी, प्योर मैलिस जैसे किसी गहरे समंदर की शार्क को कोई गंध मिल गई हो, तेजी से पास आ रही थी। वो कोई इंटेलिजेंट क्रीचर नहीं थी, बल्कि सिर्फ खाने की इंस्टिंक्ट वाला एक मॉन्स्टर, बोन सी गोस्ट सोल। शायद तुम्हारी आंखों में ठंडक आई। तुम्हें पता था ये जगह इतनी शांत नहीं हो सकती। तुम्हारी बनाई हलचल किसी अंधेरे में लगे स्पॉटलाइट की तरह इस बीस्ट को खींच लाई है। क्राइसिस। अच्छा, तुम यहां से भाग नहीं सकते। यहाँ रुकना मतलब डिसॉल्व होने का इंतजार करना। आंखों में डर की जगह एक तेज चमक आई। उस सोर्ड बोन की दिशा देखी, फिर पास आती मैलिस महसूस की। एक बेहद बोल्ड प्लान दिमाग में बना। मुझे खाना चाहते हो तो देखो तुम्हारे दांत कितने शार्प हैं। तुमने अपना ब्रेथ छुपाने की बजाय इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र को और ज्यादा तेज चलाया। बड़ा ऊर्जा भंवर एक लाइट हाउस की तरह उस घोस्ट सोल को डायरेक्शन दिखाने लगा। साथ ही तुम बिना कोई देरी किए उस सॉर्ड बोन की तरफ दौड़ पड़े। उसे उठाने से पहले पकड़े जाने से बचना था। फिर उस बदमाश पर तभी तुम्हें एक तेज हवा महसूस हुई। वो तुम्हारे पीछे उस बड़े मेलिस ने अपनी स्पीड से बनाई प्रेशर थी, जैसे एक दीवार तुम्हारी पीठ पर दबाव डाल रही हो। तुम्हारी सेंस ने साफ देखा, वो अनगिनत ट्विस्टेड फेसेस और रेजिडुअल विल से बना एक बड़ा ब्लैक शैडो था, प्योर हंगर और मैलिस से भरा। बोन सी गोस्ट सोल अंदाजे से भी तेज निकला। दिल एक पल को धक धक हुआ, पर पैर और तेज हो गए। दाओ एसेंस दोनों टांगों में भरी। बोन हिल्स के ऊपर तेजी से कूदते हुए 180 जांग की दूरी तेजी से घटती गई। 100 जांग, 50, 10 पहुंच गए। एक झटके से उस पाइल पर उतरे जहां सॉर्ड बोन दबी थी, पर वो नीचे थी। ठीक तुम्हारे उतरते ही वो घोस्ट सोल 30 जांग से भी कम दूरी पर आ चुका था। एक साइलेंट चीख तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फट पड़ी। तुम्हारी सोल हिल गई, जैसे हैमर से मारा हो। आंखों के आगे अंधेरा, हरकत रुक गई। इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैक, अगर तुम्हारी सोल इतनी मजबूत ना होती, ये एक ही वार में खत्म कर देता। अभी है मोमेंट। दर्द को दबाकर आंखों में हरी चमक आई। हाथ से खुदने का वक्त नहीं था। दोनों हथेलियां नीचे पाइल पर दबा दी। बॉडी में दाओ एसेंस फोर्स से दोनों तरफ धकेल कर एक रास्ता बनाया। इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र, पहली सुपरनैचुरल पावर।
एक जेड बोन जैसी चमक फूटी। आखिर में वो गोल्डन स्वॉर्ड बोन शांत लेटी थी। तुमने हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश की। ठीक जब उंगली उस बोन को छूने वाली थी, उस घोस्ट सोल ने तुम्हारे पीछे झपट्टा मार दिया। बड़ा शैडो सब कुछ ढक चुका था। एक काला मैलिस हाथ साइलेंटली तुम्हारी पीठ की तरफ बढ़ा। हार जीत बस एक पल में फैसला होने वाली थी। तुम्हारी आंखों में कोई घबराहट नहीं, बस एक हंटर की शांति थी जो जाल बंद कर रहा हो। तुम्हारे हाथ ने आखिर वो ठंडी सख्त स्वॉर्ड बोन पकड़ ली। अभी है मोमेंट। तुमने मुड़कर देखा भी नहीं, बचा भी नहीं। अपनी बची खुची दाव एसेंस पागलों की तरह हाथ में डाल दी। वो डार्क गोल्ड स्वॉर्ड बोन जिंदा हो गई। ये सोई हुई एंशियंट रिलिक जैसे नींद से जागी। एक शार्प सब कुछ काट देने वाली स्वॉर्ड विल उसमें से फूट पड़ी। ये तुम्हारी पावर नहीं थी, ये उस बोन के असली मालिक की अनगिनत सालों से चली आ रही अनयील्डिंग विल थी। तुम बस इग्निशन पॉइंट थे। वो इनविजिबल स्वॉर्ड ब्लेड तुम्हें केंद्र बनाकर एक वेव की तरह फैली। वो पीछे से आया हाथ धूप में बर्फ की तरह तुरंत कटकर एवेपोरेट हो गया। बोन सी गोस्ट सोल ने भयानक चीख मारी। उसका बड़ा शरीर स्वॉर्ड ब्लेड से कटकर काला स्मोक छोड़ने लगा। वो डर गया। इस छोटे से दिखने वाले खाने के अंदर इतनी असहज पावर छुपी थी। तुरंत पीछे हटकर भागने की कोशिश की। तुमने धीरे से मुड़कर देखा। चेहरा ठंडा और सफेद, पर आंखें चौंकाने वाली चमक से भरी, जैसे किसी डिवाइन सॉर्ड थामे राजा की हो। आ ही गए हो तो अपनी जान की एनर्जी छोड़ जाओ। तुमने उस डार्क गोल्ड सोर्ड बोन को एक अल्टीमेट डिवाइन सोर्ड की तरह ऊंचा उठाया। अपनी सेंस को उस अनयील्डिंग सोर्ड विल से मिलाया। कस के आगे झटका। कोई भारी भरकम आवाज नहीं, बस एक बारीक डार्क गोल्ड स्ट्रीक सोर्ड बोन की टिप से चमकी गायब हो गई। स्ट्रीक इतनी तेज थी कि पल भर में स्पेस पार कर सीधे गोस्ट सोल के कोर में जा घुसी। अगले पल धड़ाम, बोन सी गोस्ट सोल का बड़ा शरीर अंदर से करोड़ों बारीक सोर्ड चीज से पूरी तरह फट गया। उसकी आखिरी चीख भी नहीं निकल पाई। हवा में ही डिसइंटीग्रेट हो गया, काले स्मोक में बदलकर सोड ची से पूरी तरह प्यूरिफाई हो गया। मौत जैसी शांति में बस एक मुट्ठी जितना हल्की सफेद रोशनी छोड़ता क्रिस्टल गोस्ट सोल के गायब होने की जगह से धीरे धीरे तुम्हें लगभग खड़े रहने की जगह भी नहीं बची। उस सॉर्ड बोन को थामे तुम हाफ नील पर आ गए। तेज सांसें ले रहे थे। उस एक वार ने तुम्हारी सारी पावर खींच ली थी, पर हाथ में फिर शांत हो चुकी उस डार्क गोल्ड सॉर्ड बोन को देखा, फिर दूर उस प्योर सोल क्रिस्टल को। चेहरे पर आखिर एक जीत की मुस्कान आई। क्राइसिस ही अपॉर्चुनिटी थी। आज पहली हंट तुमने जीत ली। बोन सी के बीच हाफ नील, तेज सांसें इस जगह की इकलौती आवाज थी। उस बचे हुए एग्जॉशन का एहसास किसी भूत की तरह हाथ पैरों को खा रहा था। दिमाग में तो और भी दर्द था। सही बात है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स यूज की। लोड बहुत भारी था, पर ये कीमत चुकानी पड़ी। एम्परर के रास्ते में हर कदम तलवार की धार पर है। रिवॉर्ड हमेशा 100 गुना होकर मिलता है। तुमने जमीन पर पड़ी सॉर्ड बोन उठाई, उस पर लगी बोन पाउडर को सावधानी से पूछा, जैसे कोई प्राइसलेस ट्रेजर हो। फिर नजर गई थोड़ी दूर उस मुट्ठी जितने प्योर व्हाइट क्रिस्टल पर। सोल क्रिस्टल लगभग खत्म हो चुके सेंस वाले तुम्हारे लिए ये किसी लाइफ सेविंग अमृत जैसा था। बिना किसी हिचकिचाहट के, थके हुए बॉडी को घसीटते हुए कदम कदम वो सोल क्रिस्टल तक पहुंचे। उठा लिया। एक गर्म शांत सेंस उससे बहती महसूस हुई। बस पकड़ते ही दिमाग में दोनों हाथों से सोल क्रिस्टल थाम कर सीधे भौं पर लगाया। आंखें बंद की। तुम्हारी सेंस सावधानी से उसमें घुसी। एक बेहद विशाल प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे बांध टूटा हो, तुम्हारे सूखे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बह पड़ी। जैसे प्यास से मरने वाला कोई अचानक एक ओएसिस में कूद पड़े। तुम्हारी सूखी सेंस आंखों के सामने ही ठीक होने लगी, बढ़ने लगी। दिमाग में जो क्रैक्स फोर्स से हंटिंग करने के कारण बने थे, वो तेजी से भर गए। करीब एक इंसेंस स्टिक के समय में सोल क्रिस्टल राख बन गई, और तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो छोटा सा तालाब था, अब उससे कम से कम दुगना बड़ा था। सेंस पूरी नहीं, पहले से कई गुना स्ट्रांग भी थी। स्टील जैसी टेम्पर्ड, अच्छी चीज थी। आंखें खोली, गोल्डन लाइट चमकी। सेंस एक झटके में फैली। इस बार डिटेक्शन रेंज 200 जांग से सीधे 500 जांग तक पहुंच गई। 500 जांग के अंदर हर बोन की लाइन, हर ऊर्जा की हरकत दिमाग में एक एचडी मैप जितनी साफ दिख रही थी। सिर्फ दूर नहीं, ज्यादा क्लियर भी। तुमने संतोष से सिर हिलाया। अब तुम्हारे पास यहाँ सर्वाइव करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस था। सेंस तो ठीक हो गई, अब बारी थी कल्टीवेशन बढ़ाने की। हाथ फैलाया, उस डार्क गोल्ड सॉर्ड बोन को देखा। आंखों में हिडन जोश साफ था। किसी स्ट्रॉन्ग बीइंग की रेजिडुअल बोन को फॉर्मेशन आई बनाना, यही इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र का सही तरीका है। पहले तुमने नॉर्मल बोन्स को आई बनाया था, एफिशिएंसी बेहद कम थी। अब तुम्हारे पास ये सॉर्ड डाओ लॉ वाला सुपर कोर था। तुरंत एक्शन लिया। खुद को सेंटर बनाकर स्ट्रॉन्ग सेंस से आसपास 500 जान की सारी बोन्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अनगिनत बोन्स तुम्हारी सेंस के इशारे पर साइलेंटली मूव हुई, पोजीशन बदली। वो अब बिखरी हुई बेकार चीजें नहीं थीं, बल्कि एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन लॉ के अनुसार लेयर बाय लेयर फिर से तुम्हें कोर बनाकर, सोर्ड बोन को फॉर्मेशन आई बनाकर 500 जान को कवर करने वाली एक बड़ी कल्टीवेशन मशीन पल भर में तैयार हो गई। एक हल्की सी आवाज के साथ इटर्नल दाओ ओरिजिन सूत्र फिर चलाई। इस बार सब कुछ अलग था। अब कोई धीमा भंवर नहीं, बल्कि सॉर्ड बोन को सेंटर बनाकर तेजी से घूमता एक बड़ा वर्लपूल था।
भारी मात्रा में ग्रे ब्लैक ऊर्जा फोर्स से खींची गई, आउटर फॉर्मेशन की कई लेयर्स से फिल्टर होकर एक प्योर ऊर्जा की धार में बदली, पूरी तरह उस सोड बोन में डाली गई। खाओ खाओ खाओ, सोड बोन पर गोल्डन लाइट बहने लगी। वो सुप्रीम सोड विल सबसे स्ट्रॉन्ग प्योरीफायर बनकर ऊर्जा की आखिरी इम्प्योरिटी, वायलेंस, मैलिस सब कुछ काटकर पाउडर कर देती। आखिर में सॉर्ड बोन की टिप से जो निकली वो एक बेहद प्योर, यहाँ तक कि शार्प प्रॉपर्टी वाली मिल्क वाइट दाव एसेंस थी। मुंह खोलकर खींचा, दांतियान की वो पहली छोटी सी स्ट्रीम तुरंत उबल पड़ी। स्ट्रीम देखते देखते चौड़ी गहरी होती गई, जल्दी ही एक तेज बहती नदी बन गई। तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगी। शी रिफाइनिंग थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, पीक। सिर्फ 3 दिन में जैसे किसी शॉर्टकट से सीधे ची रिफाइनिंग मिड स्टेज के पीक पर पहुंच गए। लेट स्टेज से बस एक कदम दूर। तुमने धीरे धीरे काम रोका, बॉडी में भरी उस उमड़ती शक्ति को महसूस किया। खड़े हुए, मुट्ठी बांधी, हड्डियों से फायर क्रैकर जैसी आवाज आई, जैसे हवा भी कंप्रेस हो गई हो। असली कल्टीवेशन इसे कहते हैं। सिर उठाया, नजर बोन गैप से गुजरकर बोन सी की और गहराई में अंधेरे की तरफ गई। सेंस में हल्का सा एहसास हुआ, इस बोन सी की और गहराई में शायद कुछ ऐसा भी है जो इस सोड बोन से भी। तो ये जगह अभी तो बस अपना एक कोना ही दिखा रही थी मुझे। जब आखिरी धारदार एसेंस दांतियन में समा गई, तुमने आंखें खोली। ची रिफाइनिंग सिक्स लेयर पीक। बॉडी में असली पावर पहले से 10 गुना स्ट्रॉन्ग थी। और भी तसल्ली की बात, वो 500 जांग तक फैली सेंस तुम्हें एहसास दिलाती थी कि तुम इस पूरे इलाके के देवता हो। हाथ हिलाया, जमीन में धसी वो डार्क गोल्ड सोड बोन उड़कर हाथ में आ गई। उस बड़े बोन हिल से एक बीस्ट स्किन फाड़ी, सोड बोन को सावधानी से लपेटकर पीठ पर बांध लिया। ये सब करने के बाद फिर से सेंस फैलाई, दक्षिण पूर्व दिशा में, उस अपेक्षाकृत कमजोर पर फिर भी प्राचीन ब्रेथ को लॉक किया। वहीं से तुमने फैसला किया, बॉडी एक हल्के धुएं की तरह जमीन के पास चिपक कर तेजी से बढ़ने की। स्पीड पहले से कई गुना तेज थी। पैरों के नीचे की वाइट बोन्स अब कोई रुकावट नहीं थी। पैर की उंगलियों से हल्का सा टच करते ही 10 जांग तक क्रॉस हो जाता। अब तुम शिकार नहीं थे, अपने बैकयार्ड की गश्त लगाने वाले राजा थे। पर करीब 10 ली चलने के बाद तुम्हारे पैर अचानक रुके, भूत की तरह एक बड़ी रिप के पीछे छिप गए। पूरी ब्रेथ दबा ली, चेहरे पर घबराहट नहीं, एक इंटरेस्टिंग सी मुस्कान आई। तुम्हारे सेंस के मैप पर सामने 300 जांग दूर एक ओल्ड हिल के पीछे एक अनचाहा मेहमान बैठा था। टेराबोन वुल्व्स, हर एक प्रैक्टिस सेकंड थर्ड लेयर के बराबर, चालाक, बेरहम और टीम वर्क भी जानते। होठों पर ठंडी मुस्कान आई। तुम्हारी 500 जांग वाली सेंस के सामने ये चालबाजी बच्चों के खेल जैसी थी। तुम रास्ता बदलने की बजाय पीठ से स्वॉर्ड बोन उतारकर हाथ में ले लिया। फिर एक बिना किसी सावधानी वाले राहगीर की तरह उस रिब के पीछे से बाहर निकल आए, शांति से उस ओल्ड हिल की तरफ चलने लगे। जैसे ही उस ट्रैप में कदम रखा, एक चीख ने मौत की हवा चीर दी। 13 वाइट फ्लैशेस चारों तरफ से झपटे, तुम्हारा हर रास्ता बंद कर दिया। सबसे आगे वाला उछलकर सीधे तुम्हारे सिर पर पंजे मारने आया, पर उसे मिली एक शांत, डरावनी, थोड़ी मॉकिंग नजर। आखिर आ ही गए, तुम धीरे से बोले। पीछे नहीं हटे, एक कदम आगे बढ़े, हाथ की सोड बोन नीचे से ऊपर की तरफ चलाई। सोड एसेंस इस्तेमाल भी नहीं की, बस उसमें अपनी उमड़ती दाव एसेंस भरी। उसकी लाइट ने उस वुल्फ को पल में फाड़ दिया। डार्क गोल्ड सोड बोन हवा में एक परफेक्ट आग बनाती हुई, आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। एक ही वार में खत्म। बाकी 12 वुल्व्स बॉडी में ज्यादा वायलेंट स्मेल पहचान कर पागलों की तरह चीखते हुए झपटे। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। पैर से जमीन पर हल्का सा झटका दिया। इटर्नल दाव मेरा आदेश। धड़ाम। तुम्हें सेंटर बनाकर जमीन में अनगिनत वाइट बोन फ्रैगमेंट्स तेजी से कांपे। फिर दर्जनों तेज बोन स्पाइक्स किसी ट्रैप की तरह बिना किसी संकेत के जमीन से निकल आए। सबसे आगे भागते कुछ वुल्व्स उसमें से गुजर गए, वहीं मरकर टिक गए। आंखों की चमक बुझी, बाकी वुल्व्स थम गए। आंखों में पहली बार डर आया। उन्हें एहसास हुआ, अब भागना बहुत देर हो गई। तुम्हारा बॉडी हिला, एक टाइगर भेड़ों के बीच घुसा हो जैसे। हाथ में वो डार्क गोल्ड सोड बोन जान लेने वाली सिकल बन गई। हर बार उन वुल्व्स के सबसे कमजोर सिर पर सटीक पड़ता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लगातार टूटने की भारी आवाजें आईं। 10-12 सांसों में लड़ाई खत्म हो गई। सोड बोन को थामे खड़े हुए, आसपास सिर्फ बिखरी हुई वुल्फ बोन्स थीं। हाथ में साफ नई जैसी सोड बोन को देखकर सिर हिलाया। अब नॉर्मल ची रिफाइनिंग स्टेजेस तुम्हारे लिए फेयर फाइट नहीं थे। नजर फिर उस दूर की स्ट्रॉन्ग गत पर गई। स्टार्टर खत्म, अब मेन कोर्स की बारी है। डायरेक्शन चेक करके फिर बोन सीखी और गहराई में बढ़ चले। उन आइलेस वुल्व्स को साफ करने के बाद तुम एक पल भी नहीं रुके। उस स्ट्रॉन्ग ब्रेथ के सिग्नल को फॉलो करते हुए बोन सी की गहराई में और बढ़े। जितना अंदर गए, नज़ारा उतना ही अजीब होता गया। बिखरी हुई बोन्स कम होती गईं, उनकी जगह ले ली बड़ी पूरी बोन्स ने, जिनमें से कुछ तो जेड जैसी चमकती थीं, एंशियंट ब्रेथ छोड़ती हुई। हवा की ऊर्जा जैसे किसी और भी स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड से बाहर धकेली जा रही थी। तुम्हारा मन और गंभीर हो गया। सेंस में वो टारगेट ब्रेथ अब धुंधला लाइट हाउस नहीं रहा, बल्कि एक विशाल शांत पहाड़ जैसा हो चुका था। एक भारी, प्राचीन और स्ट्रॉन्ग प्रेशर थी, जो पेड़ों के पार भी हल्की चुभन दे रही थी। ये प्रेशर तुम्हें बहुत जानी पहचानी लगी। ये था ड्रैगन प्रेशर। फिर आगे बढ़े। जब चुपचाप एक ओल्ड हिल पार किया, तुम्हारे कदम अचानक रुके। तुम्हारी अभी की मेंटल स्ट्रेंथ के साथ भी सामने का नज़ारा देखकर आंखें बड़ी हो गईं। सामने कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि एक विशाल ड्रैगन का स्केलेटन था।
इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। वो जहां तुम खड़े थे वहां से शुरू होकर सीधी नजर के आखिर तक फैला था। पूरी एक असली ड्रैगन माउंटेन रेंज बनी हुई थी। उस पहाड़ जैसे बड़े ड्रैगन हेड को ऊंचा उठाए खाली आई सॉकेट्स दो ब्लैक होल्स जैसे आसमान की तरफ साइलेंटली चीख रहे थे। एंशियंट ड्रैगन स्पाइन, यही वो स्ट्रॉन्ग ब्रेथ का सोर्स था। दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरी ड्रैगन बोन, टॉप ग्रेड मटेरियल डाव वेपन बनाने के लिए। सिर्फ एक छोटा टुकड़ा भी उस सोर्ड बोन से कई गुना ज्यादा वैल्यूबल था। तुमने उत्साह दबाते हुए सेंस तेजी से फैलाई, बारीकी से चेक किया। सबसे कोर एनर्जी सोर्स उस ड्रैगन हेड में था। वहां शायद ड्रैगन सोल एसेंस, यहां तक कि ड्रैगन कोर भी हो सकता है। एक्शन लेने ही वाले थे कि अचानक हरकत रुक गई। आंखें तुरंत शार्प हो गई, सेंस वापस खींची, ब्रेथ बिल्कुल दबा दी, पूरा शरीर पत्थर जैसा बनाकर पीछे की बोन हिल में मिला दिया। अभी अभी सेंस ने इस ड्रैगन स्पाइन के बीच में एक और हल्की सी जीवित ब्रेथ पकड़ी थी। एक जिंदा इंसान, ग्रे रोब पहने, पतला दुबला, चोरी छिपे एक बड़ी वर्टिब्रा बोन पर लेटा हुआ, एक स्पेशल छोटी फावड़ी से कुछ खोद रहा था। कोई पहले ही आ गया है। भाव हल्की सी कोड़ी। इस जगह में कोई और भी है। तुम तुरंत सामने नहीं आए। प्रेइंग मैंटिस कैचिंग। आंखें गहरी हुई। उस ड्रैगन स्पाइन पर व्यस्त दुबले पतले आदमी को देखा, फिर दूर उस विशाल अनगिनत टेम्पटेशन छोड़ते ड्रैगन हेड को। ये ट्रेजर हंट ट्रिप जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प निकलने वाला था। इस जगह यानी एंशियंट ड्रैगन स्पाइन, इसका हमेशा का थीम था धैर्य से देखना। तुम एक असली पत्थर की तरह शांति से उस दूर पर व्यस्त पतले शरीर वाले को ऑब्जर्व करते रहे। वो आदमी माउस की तरह एक जेट शवल से ड्रैगन बोन गैप से ड्रैगन वाटर गोल्ड डस्ट इकट्ठा कर रहा था। पहचान रखता है ट्रेजर की। दिल में सोचा, वो आदमी ची रिफाइनिंग 7th लेयर था। अच्छा बेस था। लगातार कलेक्ट करते हुए वो ड्रैगन हेड की तरफ बढ़ता जा रहा था। आखिर एक बड़े स्क्वायर जितनी बड़ी चेस्ट वर्टेब्रा बोन के सामने का। वहां ड्रैगन वाटर गोल्ड डस्ट बेहद कॉन्सेंट्रेटेड थी। एक चमकती हुई गोल्डन डस्ट लेयर बनी थी। उस दुबले कल्टीवेटर की सांसें तेज हो गईं। आंखों में लालच की चमक आई। पर बड़े टेम्पटेशन के साथ अक्सर खतरा भी आता है। उसने कुछ पल सोचा, आखिर लालच जीत गया। एक डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, हल्के पीले रंग की लाइट बनाई, फिर झुककर शवल से खोदना शुरू किया। वो दुबला कल्टीवेटर जैसे किसी स्ट्रांग हिट से टकराया। डिफेंस लाइट टूटकर बिखर गई। एक चीख के साथ गंभीर रूप से घायल होकर एक इनविजिबल फोर्स से उछलकर दूर मिट्टी में जा गिरा। मौके पर ही बेहोश हो गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने जहां खोदा था वहां से एक पेल वाइट इल्यूजरी ड्रैगन ब्रेथ फाउंटेन की तरह फूट पड़ी, सीधे उसके ऊपर गिरने वाली थी। उस दुबले कल्टीवेटर का चेहरा पूरी तरह ब्रेथलेस हो गया। आंखों में सिर्फ निराशा थी। उसने अपनी स्टोरेज बैग पर हाथ मारा, एक डार्क ब्लू डिफेंस स्केल एक्टिवेट की। टिक जाओ। स्केल एक आर्मर जैसा इल्यूजन बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने लगी। खट खट खट। वो पेल ड्रैगन ब्रेथ और आर्मर इल्यूजन टकराए, तेज आवाजें आईं। जब ड्रैगन ब्रेथ शांत हुई, आर्मर इल्यूजन भी टूट गया। फुहा। वो दुबला कल्टीवेटर जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा कागज जैसा सफेद। डर से कांपते हुए उस अब शांत हो चुकी ड्रैगन वाटर गोल्ड डस्ट को एक नजर देखा। आंखों में बस डर बचा था। उठने की कोशिश की, जोर जोर से हाँफते हुए भागने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी आवाज, तुमने मालिक का सामान लिया है, अब गंभीर रूप से घायल हो, क्यों ना यहीं रुक जाओ। वो दुबला कल्टीवेटर अचानक कांप उठा। पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। मुश्किल से मुड़कर देखा। अपने से 10 जांग दूर अनजाने में एक लंबा पैकेट पीठ पर बांधे एक काले कपड़े वाला यंग मैन खड़ा था। यही तुम थे। चेहरा शांत, आंखें गहरी, साइलेंटली उसे देख रहे थे, जैसे कोई घायल शिकार को घेरे हुए भेड़िया। तुम कौन हो, कब से यहाँ हो? उसकी आवाज डर से टूटी, तेज हो गई। तुमने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम जैसे उसके दिल पर पड़ रहा हो। स्ट्रीट पर फाइन, कम से कम 3000 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की जितनी डस्ट तुमने ऐसे ही खर्च कर दी। जरूर पैसे वाले हो। तुम्हारा टोन शांत था, पर उसे बर्फ की खाई में डाल गया। अपनी स्टोरेज बैग में जो भी है, साथ ही अपनी इकट्ठी की ड्रैगन वाटर गोल्ड डस्ट भी सौंप दो। रुके, एक ठंडी सी मुस्कान दी। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम्हारे सामने वो दुबला कल्टीवेटर चेहरा डर और गुस्से के बीच पागलों की तरह बदल रहा था, जैसे कोई खराब सिग्नल लाइट। वो तुम्हें घूर रहा था, आंखों में डर, मैस और थोड़ी चालाकी भी। दोस्त, हमारे बीच पुरानी दुश्मनी तो है नहीं, हाल की कोई बुराई भी नहीं, क्यों ऐसा करना? कहते कहते चुपचाप बॉडी की बची खुची एनर्जी इकट्ठी करने लगा। आधा आधा बांटते हैं, 70 तुम रखो। बस मुझे जाने दो, आज की बात यहीं भूल जाऊंगा। तुम बिना किसी एक्सप्रेशन के बस शांति से उसे देखते रहे, जैसे कोई नाटक देख रहे हो। मुझे सब चाहिए। तुमने शांति से 3 शब्द कहे, जैसे 3 भारी हथौड़े उसकी आखिरी उम्मीद को तोड़ गए हों। उसका चेहरा गुस्से और डर से मुड़ गया। यंग मैन, ज्यादा घमंड मत करो। मैं 7 डेमन सेक्ट का इनर डिसाइपल हूँ। मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरी सेक्ट तुम्हें ढूंढ निकालेगी और भारी कीमत चुकवाएगी। 7 डेमन सेक्ट? आखिर तुम्हारे होठों पर एक हल्की, अजीब सी, थोड़ी नॉस्टैल्जिया भरी मुस्कान आई। कभी नहीं सुना? ये हल्के 3 शब्द उसके लिए आखिरी तिनका बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गुस्से से पागल होकर बोला। आंखों में एक निर्णायक पागलपन आया। जब रास्ता नहीं दोगे तो साथ चलो।
बात खत्म होते ही उसने स्टोरेज बैग झटके से खोलकर सामान तुम्हारी तरफ फेंका, जैसे ट्रेजर से जान बचाना चाहता हो। पर ठीक उसी पल उसकी दूसरी आस्तीन से एक बाल जितनी पतली काली रोशनी आंखों से न दिखने वाली स्पीड पर तुम्हारे माथे की तरफ चली। सोल नीडल, जहरीली, खासतौर पर सोल को चोट पहुंचाने वाली। मारे गए तो मौत तय। ये उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड था। इतनी पास से इतनी स्नीकी अटैक। उसके चेहरे पर पहले ही जीत का भाव आ गया, पर उसने जो देखा वो थी तुम्हारी वो हाथ में मौजूद डार्क गोल्ड स्वॉर्ड बोन आगे बढ़ी। एक लगभग न सुनाई देने वाली आवाज के साथ उसकी सारी उम्मीद बनी वो सोल नीडल जैसे किसी इनविजिबल पहाड़ से टकराई, रुक गई, फिर टुकड़े टुकड़े होकर काली राख बन गई। नहीं, मुमकिन नहीं। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जम गई, फिर पूरी तरह हैरानी में बदल गई। ये उसका इस दुनिया में आखिरी विचार था कि तुम्हारी बढ़ाई हुई स्वॉर्ड बोन नीडल तोड़ने के बाद भी बिना रुके पानी की तरह चलती हुई आगे बढ़ी। एक धीमी आवाज के साथ वो डार्क गोल्ड स्वॉर्ड बोन सीधे उसके गले को छील गई। उसकी आंखें फैल गईं, गले से घरघराहट की आवाज आई, जान तेजी से खत्म हो गई। तुमने स्वॉर्ड बोन निकाली। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। तुमने नीचे झुककर हाथ में मौजूद स्वॉर्ड बोन को देखा, अब भी साफ, नई जैसी, बिल्कुल दागरहित। जो स्ट्रांग है वही जीतता है, तुमने धीरे से खुद से कहा, जैसे उससे बोल रहे हो या खुद से। इस यंग बॉडी में दोबारा जन्म लेकर यही यूनिवर्स का सबसे पुराना सच है। जीवन में पहली बार अपने हाथों से किसी को खत्म किया। कोई खास फीलिंग नहीं आई, दिल शांत रहा। आगे बढ़कर बेझिझक उसकी स्टोरेज बैग और औजार उठाए। सेंस से देखा, चीजें ज्यादा नहीं थीं, पर अभी की तुम्हारी हालत के लिए काफी थीं। एक बॉटल ड्रैगन वाटर गोल्ड डस्ट, हजारों लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, कुछ पिल्स और एक टूटी फूटी बीस्ट स्किन मैप। दूसरी चीजें बेझिझक अपनी स्टोरेज बैग में डाल दी। बस उस मैप को हाथ में रखा। वो मैप इसी बोन सी का था। ऊपर लाल डॉट से कई जगह मार्क थीं। एक तो यही जगह थी जहां तुम खड़े थे। मैप के किनारे एक एरो और आगे इशारा कर रहा था। पास में दो धुंधले प्राचीन शब्द लिखे थे, ब्लैक विंड रिज। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैप संभाल कर रखा, नजर फिर उस दूर विशाल ड्रैगन हेड पर गई। एक छोटा एपिसोड खत्म हुआ। अब बारी थी असली चीज लेने की। हाथ से ब्लैक फ्लेम निकालकर बॉडी को पूरी तरह जला दिया। कोई निशान नहीं छोड़ा। सिर उठाया, उस चांद जैसे ड्रैगन हेड की तरफ देखा। यहां से ड्रैगन हेड तक सिर्फ कुछ ली की दूरी थी, पर ये छोटी सी दूरी पूरी ड्रैगन स्पाइन का सबसे भयंकर ड्रैगन प्रेशर वाला हिस्सा थी। अभी जो आदमी सिर्फ चेस्ट वाली जगह पर था, वो भी उस रेसिड्यूअल विल से आधा मरा हो गया था। सोचो ड्रैगन सोल के कोर यानी हेड के पास प्रेशर कितना टेरिफाइंग होगा। नॉर्मल इंसान तो शायद वहां पागल हो जाए, पर तुम नॉर्मल नहीं हो। गहरी सांस ली। इस बार दबाया नहीं, बल्कि अपनी सोल पावर पूरी तरह रीज कर दी। बॉडी की सतह पर एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर बनाई। सी शैटरिंग सोल सेवरिंग टेक्निक चुपचाप एक्टिवेट हुई। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सबसे बढ़िया चलने वाली सोल रिफाइनिंग टेक्निक थी, जो डिस्ट्रक्शन और प्रेशर के बीच से अनब्रेकेबल बनाती। अभी भी कुछ बोन स्ट्रेंथ बचा है। होठों पर मुस्कान, कदम आगे बढ़ाया। एक कदम रखते ही सब कुछ घूमने लगा। धड़ाम, पहले से 10 गुना स्ट्रॉन्ग प्रेशर किसी इनविजिबल सुनामी की तरह चारों तरफ से तुम्हारी सोल पर पड़ी। एक पल में लाखों इल्यूजन्स दिमाग में फूट पड़े। ड्रैगन की टूम का माउंटेन जैसा सम्राट भाव, हजारों जातियों की झुकी हुई पूजा, फिर जान जाने से पहले की वो अनविलिंग चीख, अनगिनत वायलेंट, अकेली, गुस्से वाली भावनाएं पागलों की तरह तुम्हारे होश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। तुम्हारा बॉडी हल्का सा हिला, चेहरा भी हल्का सफेद पड़ा। ये प्रेशर सच में इस कमजोर बॉडी के लिए तुम्हारे अंदाजे से ज्यादा भारी था। फिर भी आंखें साफ रहीं। सी ऑफ कॉन्शियसनेस की सबसे गहराई में वो एक धार स्पिरिचुअल विल, चट्टान की तरह स्थिर। सी शैटरिंग सोल सेवरिंग टेक्निक पागलों की तरह चलती, एक बेरहम मशीन की तरह इन आती हुई स्पिरिचुअल कचरे को पीसती, एब्जॉर्ब करती, सबसे प्योर सोल पावर में बदलकर वापस तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई में देती। ड्रैगन प्रेशर जितना स्ट्रांग होता, उतना ही तुम्हारी सोल को मजबूत करता जाता। हर कदम आगे तुम्हारी सोल उतनी ही रिफाइंड होती जाती। बॉडी की सतह पर बनी वो इनविजिबल सेंस प्रोटेक्टिव लेयर धीरे धीरे हल्की गोल्डन चमक छोड़ने लगी। सिर्फ कुछ ली की दूरी में तुम्हें पूरा 1 घंटा लगा। आखिर जब रुके, तुम उस ड्रैगन हेड के ठीक नीचे खड़े थे। सिर उठाकर देखा, इतना ऊंचा, आसमान छूता हुआ पहाड़ जैसा स्कल, दो खाली ब्लैक आई सॉकेट्स जैसे गहरे एबिस की तरफ जाते रास्ते साइलेंटली आसमान की तरफ देख रहे थे। इसी दौरान तुम इस जगह के ड्रैगन प्रेशर में पूरी तरह ढल चुके थे। सोल पावर पहले से कहीं ज्यादा प्योर स्ट्रांग बन चुकी थी। बस इतना रास्ता चलते चलते तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ कम से कम 30% बढ़ गई। अच्छा एपेटाइजर था। संतोष से सिर हिलाया, नजर उस बड़े ड्रैगन हेड पर स्कैन करने लगी। जल्दी ही हेड के नीचे गर्दन से जुड़ने वाली जगह पर 3 फीट जितना एक होल दिखा। होल के आसपास की बोन्स ग्लास जैसे चमकदार थीं। साफ था कि यहां सालों तक प्योर एनर्जी का फ्लो रहा है। यही जगह थी जहां ये ड्रैगन अपनी सारी एसेंस, आंखें चमकी, उसमें से एक झटके में किसी निम्बल कैट की तरह साइलेंटली घुस गए। एक छोटे से अंधेरे रास्ते के बाद सामने रोशनी फैल गई। तुम एक विशाल फर्नेस जैसी स्पेस में पहुंच गए। चारों तरफ की दीवारें जेड जैसी गर्म, हल्की गोल्डन लाइट छोड़ती हुई, ऊपर मिस्टीरियस नेचुरल लाइंस। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि लगभग लिक्विड जैसी लग रही थी। और इस पूरी स्पेस के बीच में तैर रहा था एक मुट्ठी जितना लिक्विड गोल्ड जैसा लाइट बॉल। वो एक मिनी सूरज जैसा या धड़कते दिल जैसा नियमित रिदम में धड़कता,
हर धड़कन में एक गोल्डन एनर्जी रिंग छोड़ता। ये तो ड्रैगन सोल कोर है। ये चीज ड्रैगन के गायब होने से पहले अपनी सारी लाइफ एसेंस, सोर्स पावर, यहाँ तक कि एक अटूट स्पिरिचुअल फायर को कंप्रेस करके बनाया गया ट्रेजर था। ड्रैगन कोर से भी 100 गुना ज्यादा वैल्यूबल। अभी की तुम्हारी हालत के लिए बॉडी शेप करने, फ्लैश रिफाइनिंग करने, एक कदम में शिखर तक पहुंचने वाली सुप्रीम ट्रेजर थी। खुशी दाते हुए एक एक कदम उसकी तरफ बढ़े। कोर से बस 3 जांग दूर पहुंचे ही थे कि एक जोरदार कांप हम ड्रैगन सोल कोर की लाइट अचानक बहुत तेज चमकी। एक ऊंची ड्रैगन रॉर सीधे तुम्हारी सोल में गूंज गई। उस कोर से एक लंबी मिनी गोल्डन ड्रैगन इल्यूजन तेजी से निकली। उसकी आंखें खाली थीं। बस ड्रैगन रेस के यही उस कोर का आखिरी गार्डियन था। वो गोल्डन ड्रैगन इल्यूजन एक बिजली बनकर दूरी की परवाह किए बिना सीधे तुम्हारे माथे की तरफ टकराई। यह सबसे खतरनाक सोल अटैक थी। सोल लेवल पर सीधे तुम इस इंट्रूडर को मिटाना चाहती थी। इस डेडली अटैक के सामने तुम्हारे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तुमने बचने की कोशिश भी नहीं की, आंखें भी बंद नहीं की। होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। अच्छा हुआ आ ही गए हो। देखते हैं तुम्हारा ड्रैगन बोन प्रिंट स्ट्रांग है या मेरी ये बची खुची एम्परर की सोल। तुमने ना सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि पूरी तरह अपना सी ऑफ कॉन्शियसनेस खोल दिया, उसे अंदर घुसने दिया। अगले सेकंड सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक तूफान उठा। गोल्डन ड्रैगन इल्यूजन चीखते हुए अंदर घुसी, तबाही मचाने के लिए तैयार। पर ठीक जैसे ही वो घुसी, उसकी सारी हिंसा अचानक रुक गई। सी ऑफ कॉन्शियसनेस की सबसे गहराई में वो एक धार स्पिरिचुअल ओरिजिन की रोशनी अचानक जल उठी। वो रोशनी रंगहीन थी, पर एक ऐसी सुप्रीम विल छोड़ रही थी जो सारी दुनियाओं से भी ऊपर हो। इस विल के सामने तथाकथित असली ड्रैगन का घमंड चींटी की तरह हास्यास्पद लग रहा था, जिस सूरज के सामने ताकत दिखा रही हो। वो मिनी गोल्डन ड्रैगन पल भर में जम गई। उसकी खाली आंखों में पहली बार डर और घबराहट जैसे भाव आए। वो जैसे किसी जुगनू की तरह सूरज से टकराई हो। सबसे प्योर सोल पावर बनकर तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मिल गई। तुम्हें बस एक गर्म धारा सोल में बहती महसूस हुई, बेहद आरामदायक। अभी अभी टेम्पर्ड हुई सोल को फिर से पोषण मिला और भी गाढ़ी हो गई। बाहर गार्डियन खो चुकी ड्रैगन सोल कोर की चमक अब माइल्ड हो गई। जैसे किसी बुलावे से वो शांति से तैरते हुए तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हारी हथेली के ऊपर रुक गई, हाथ बढ़ाया, इस गर्म कोर को धीरे से पकड़ा। उसमें समंदर जितनी विशाल लाइफ एसेंस महसूस हुई। गहरी सांस ली। इसके साथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक थ्रू तो सुरक्षित हाथ में है। ड्रैगन सोल कोर पकड़े तुम महसूस कर सकते थे कि ये पावर इतनी विशाल है कि हम जैसे कान में लगातार बुदबुदाहट, मुझे अब्सॉर्ब कर लो, तुम एक कदम में शिखर पर पहुंच जाओगे। कोई भी नासमझ इंसान होता तो अब तक इस खुशी में सिर गांव चुका होता, कहीं बैठकर पागलों की तरह अब्सॉर्ब करने लगता। पर तुम बस शांति से खड़े रहे। आंखों की वो थोड़ी गर्मी कुछ ही सेकंड में बुझ गई। बाकी बची एक बर्फ जैसी ठंडक। ये सोचते ही तुम लगभग हंस पड़े। दुनिया में इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। पहले के तुम्हारे लिए जो सुप्रीम एम्परर रहे, ये चीज ग्रेड में इतनी ज्यादा है जैसे किसी बच्चे को पूरी गाय निगलने को कहा जाए। नतीजा एक ही ब्लो अप होकर खत्म। तुम्हारी अभी की बॉडी, जो ची रिफाइनिंग फोर्थ लेयर की, नसें कमजोर नूडल जैसी हैं। फोर्स से इसे रिफाइन करने का सबसे अच्छा रिजल्ट बस एक जोरदार धमाका होगा। तुम खुद उसी वक्त फटकर एनर्जी बन जाओगे। बुरा रिजल्ट तो ये कि 99% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बचा हुआ रेजिड्यू तुम्हारी परफेक्ट डाउ फाउंडेशन को दागदार कर देगा। तुम्हारे लिए ये मौत से भी बुरा होगा। इसे परफेक्टली यूज करने के लिए कम से कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना होगा, फिर दर्जनों हर्ब्स और 9 टर्न ओरिजिन फॉर्मेशन के जरिए इसकी पावर को एक बूंद भी बिना बर्बाद किए अपनी नई दाव फाउंडेशन की ईंट बना होगा। तुम्हारी सोच डरावनी तरह से क्लियर थी। ये चीज अभी की मेरी नहीं, बल्कि मेरे फ्यूचर की सीढ़ी है। पर नजर इस ड्रैगन हेड के अंदर घुली हुई एनर्जी पर गई, फिर उस लगातार गोल्डन लाइट छोड़ती कोर पर। ऐसे ही छोड़ दूं तो घाटा है। बॉडी तो मूव नहीं कर सकते, पर इससे निकल रही भाप पीने में क्या हर्ष। दिमाग में एक अनोखा तरीका बना। देर नहीं की, उठकर फर्नेस के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गए। उस ड्रैगन सोल कोर को अपने सामने 1 मीटर दूर सावधानी से रख दिया। आंखें बंद की। वो अपनी शिखर वाली फंडामेंटल टेक्निक चलाई, केओस जेनेसिस नेदर फॉर्मूला। टेक्निक चलते ही बॉडी एक छोटे मगर बेहद शार्प ब्लैक वर्लपूल में बदल गई। अगले पल पूरी वो केओस जेनेसिस नेदर फॉर्मूला से प्योर केओस ओरिजिन पावर में बदल गई। बगल में रखी वो ड्रैगन सोल कोर की सतह से निकलती गोल्डन मिस्ट भी स्ट्रीम की तरह तुम्हारे बॉडी में बहने लगी। किसी नॉर्मल टेक्निक के लिए तो नसें ये भारी पावर झेल ना पाती, पर केओस ट्रू पावर अलग है। ये सैवेज भी है और जेंटल भी। बाहरी एनर्जी को पूरी तरह डाइजेस्ट करती, साथ ही तुम्हारी कमजोर नसों को चौड़ा और मजबूत करती जाती। तुम्हारे बॉडी की ट्रू पावर अचानक गियर्स बदल गई। ची रिफाइनिंग फोर्थ लेयर से मिड पीक तक आधे घंटे में तुम्हारे बॉडी से एक धड़ाम आवाज आई। नसें अजीब तरह से मजबूत हो गईं। शरीर की फ्लैश भी थोड़ा रिफाइन हो गई। स्किन से हल्का काला रेसिड्यू निकला। आंखें खोली, नजर चमकी, नीचे देखा। वो ड्रैगन सोल कोर का साइज और चमक लगभग वैसे ही थे। बस थोड़ा सा अब्जॉर्ब किया और उससे निकल रही भाप ने ही बिना किसी बॉटलनेक के एक लेयर तोड़ दिया। डिवाइन टेक्निक प्लस टॉप ग्रेड हर्ब्स का इफेक्ट ऐसा ही होता है। अनरीजनेबल। तसल्ली से उठ खड़े हुए, बॉडी में फ्लो हो रही पावर महसूस की, संतोष से सिर हिलाया। पर यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता।
इस चीज की खुशबू बाहर गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सावधानी से एक स्टोरेज बॉक्स निकाला, कुछ सील्स लगाकर उस कोर को अंदर रखा। फिर उस मारे गए आदमी के स्टोरेज बैग से एक फेस कवरिंग स्टिकर निकाली, उससे उस कोर की ब्रेथ पूरी तरह ब्लॉक कर दी। ये सब करने के बाद आखिरी बार उस खाली ड्रैगन हेड को देखा, मुड़कर चल पड़े। जो लेना था ले लिया, अब निकलना चाहिए। ड्रैगन हेड के होल से बाहर निकलते ही तुम्हें कुछ गलत लगा। वो पहले वाली आत्मा हिला देने वाली ड्रैगन प्रेशर गायब हो चुकी थी, बल्कि तेजी से कम हो रही थी। कोर जो उसका दिल था वो नहीं रहा, तो ये हजारों साल से टिकी ड्रैगन स्पाइन तेजी से अपनी पावर खो रही थी। पीछे मुड़कर देखा, वो पहले जो जेंटल जेड जैसी चमक थी वो अब डार्क हो रही थी। शायद कुछ दशकों में ये जगह पूरी तरह एक साधारण मुर्दा जमीन बन जाएगी, मिट्टी से मिट्टी में। तुमने धीरे से कहा, जैसे उसे एक तरह की मुक्ति दे रहे हो। ड्रैगन प्रेशर गायब होते ही नीचे उतरने का रास्ता एकदम आसान हो गया। बॉडी धुएं की तरह ची रिफाइनिंग फिफ्थ लेयर के बेस पर पहले जो खतरनाक रास्ते थे वो अब समतल जमीन जैसे लगे। पर जब पहाड़ के नीचे पहुंचने वाले थे, कदम अचानक रुक गए। सिर उठाकर शांति से 100 मीटर दूर एक ओल्ड हिल की तरफ देखा। तुम्हारी सोल जो अभी टेम्पर्ड हुई थी, स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल थी। साफ देखा, उस हिल के पीछे दो ब्रेथ तेजी से घेरा बनाकर आ रही थी, ठंडी, जहरीली और एक जानी पहचानी रिवेंज की भावना। 7 डेमन सेक्ट के लोग। होठों पर ठंडी मुस्कान आई, भागने के बजाय बड़े आराम से वहीं खड़े इंतजार करने लगे। कुछ ही सेकंड में 2 ब्लैक रोब फिगर्स उस हिल के पीछे से निकले, एक एक तरफ खड़े होकर तुम्हारा रास्ता रोक दिया। आगे वाला ट्रायंगल आइज वाला ची रिफाइनिंग 7th लेयर, साथ में एक यंग ची रिफाइनिंग 6th लेयर जो तुम्हारे उस पहले वाले से थोड़ा स्ट्रांग था। वो ट्रायंगल आइज बाहर आते ही सीधे तुम पर नजर गड़ा दी, साथ ही एक टूटा हुआ जे टोकन निकाला। उसमें बची ब्रेथ तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी। ली जूनियर ब्रदर का लाइफ टोकन यहीं टूटा। ट्रायंगल आइज की आवाज सैंडपेपर जैसी थी और आसपास सिर्फ तुम जिंदा हो। उसकी आंखें सांप की तरह तुम्हारे बेहद यंग चेहरे को देख रही थी। यंग मैन, बताओ, तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को देखा है, या उसकी चीजें जो अभी। उसे नहीं लगा कि तुमने किलिंग की होगी। उसके हिसाब से एक ची रिफाइनिंग 5th लेयर 6th लेयर वाले को नहीं मार सकता। उसका अंदाजा था कि ली बदकिस्मती से मरा और तुम बस वहां से गुजर रहे थे। तुमने उसकी बात सुनी, पर जवाब ऐसा दिया जो उन्हें साफ सुनाई दिया। पहली बात, मैंने उसे देखा नहीं, बल्कि मैंने ही उसे रास्ता दिखाया। बात खत्म होते ही दोनों का चेहरा उड़ गया। ट्रायंगल आइज की आंखों में क्रुरता आई, पर उसने ध्यान नहीं दिया, खुद ही आगे कहा, दूसरी बात, उसकी चीजें सच में मेरे पास है, पर यह सिंपल गिफ्ट नहीं, ये मेरा हक का ट्रॉफी है, क्योंकि मैंने ही उसे खत्म किया। रुके, नजर उन दोनों पर मुआई जैसे किसी कीड़े को देख रहे हो। अब तुम दोनों भी अपने जूनियर ब्रदर जैसे अपनी चीजों को ट्रॉफी बनाना चाहते हो? ये बात सुनते ही हवा जम गई। वो यंग 6th लेयर डिसाइपल जैसे कोई बड़ा मजाक सुनकर रुक गया, फिर गुस्से से चिल्लाया, हा हा हा, इतनी हिम्मत, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत एक ची रिफाइनिंग 5th लेयर की? सीनियर ब्रदर, इतनी बातें क्यों, मैं ही निपटा देता हूं। पर वो ट्रायंगल आइज चुप था। वो कस के तुम्हें घूर रहा था। बहुत शांत है ये आदमी, असामान्य रूप से शांत। ये नजर किसी नॉर्मल ची रिफाइनिंग वाले की नहीं थी, ये किसी को कुछ ना समझने वाली नजर थी। एनॉमली होती है वहां जहां कुछ छुपा होता है। इसके पास जरूर कोई शक्तिशाली वेपन है। ट्रायंगल आइज ने तुरंत फैसला लिया, अनदेखा किया अपने अंदर के डर को, साथ मिलकर जल्दी निपटाते हैं, इसे मौका मत दो। बात खत्म होते ही उसका बॉडी चमका। ब्लैक चीज से लिपटा एक चाकू पहले ही निकल चुका था, सीधे तुम्हारे दिल की तरफ। साथ ही उस जूनियर ब्रदर ने भी हंसते हुए एक पेल वाइट बैनर फैलाया। कुछ इविल गोस्ट उसमें से निकल पड़े, एक फ्लैश पर हमला, दूसरा सोल पर। अच्छी टैंडम, हाथ भी बेरहम, साफ लग रहा था एक ही वार में खत्म करना चाहते हैं। इस फॉर्मेशन के सामने तुमने बस हल्की सांस ली। अच्छा है, देखते हैं ची रिफाइनिंग 5th लेयर की केओस ट्रू पावर कितनी है। तुम वहीं खड़े रहे, हिले नहीं, बस धीरे से दायां हाथ उठाया, उंगली एरो जैसी सीधी की। उसी पल तुम्हारे बॉडी से उनकी उस ठंडी गंदी पावर से करोड़ों गुना प्योर और स्ट्रॉन्ग ब्रेथ फूट पड़ी। लगभग साथ ही वो पेल गोस्ट शैडोज और वो किलिंग सॉर्ड लाइट तुम्हारे सामने पहुंच चुके थे। सबसे पहले पहुंचे वो इविल घोस्ट। ये 7 डीमन सेक्ट की सबसे वायलेंट सोल अटैक थी। समान लेवल तो छोड़ो, अगर कोई इससे ऊंचे लेवल का भी इससे इम्पैक्ट ले तो हो सकता है सामान्य सोच खोकर सोल दंग रह जाए, या सोल तुरंत डिसिपेट हो जाए। उस यंग डिसाइबल के चेहरे पर क्रूलर मुस्कान आ चुकी थी, मानो देख ही चुका हो कि तुम सिर पकड़कर चीखने वाले हो। पर अगले सेकंड उसकी मुस्कान वहीं जम गई, सीधे। वो चीखते हुए घोस्ट जैसे तुम्हारे 1 मीटर दूर किसी गर्म लाल दीवार से टकराए हों। फटे नहीं, बस एक बर्फ पिघलने जैसी तेज आवाज आई। तुम्हारे बॉडी से नेचुरल निकलने वाली केओस ट्रू पावर उन इविल चीजों के लिए दुनिया की सबसे तेज पॉइजन थी। एक टक्कर में वो सारे घोस्ट चीखते हुए पूरी तरह इवेपोरेट हो गए। उस डिसाइपल का मेथड फेल हो गया, जैसे किसी भारी हिट से टकराया। मुंह से उसकी सोल टेक्निक तुम्हारी प्रोटेक्टिव ट्रू ची से पल भर में बेअसर हो गई। ये कैसे हो सकता है? और इसी पल ट्रायंगल आइज का किलिंग वार भी तुम्हारे गले तक पहुंच गया। उसने पूरी पावर लगाई थी, कॉन्फिडेंट था कि ची रिफाइनिंग 8 लेयर वाला भी इसे झेल नहीं सकता।
पर तुम्हारी अगली हरकत इतनी सिंपल थी कि उसे निराशा में डुबो गई। तुम्हारा वो एरो जैसा सीधा दायां हाथ पीछे से पहले पहुंचा, बिना किसी फैंसी मूव के बस हल्के से आगे बढ़ाया। एक हल्की सी टकराहट की आवाज ने ट्रायंगल आइस को हिला दिया। तुम्हारी नॉर्मल इंसान जैसी दिखने वाली उंगली की टिप पर एक हार्डली विजिबल केओस फ्लो लिपटा हुआ, बिल्कुल सटीक उसकी सोर्ड टिप पर टक गया। एक क्वालिटी इतनी हाई कि वो समझ ही ना पाया। वो टेरिफाइंग पावर सोर्ड टिप से बढ़ती चली गई। कड़ाक उसका लो ग्रेड वेपन वाला चाकू हल्का सा खरोंच माथे पर पड़ी। उसकी आंखों की रोशनी तुरंत बुझ गई। सीधा पीछे गिर पड़ा। मरते मरते भी उसे समझ नहीं आया कि वो ची रिफाइनिंग सेवेंथ लेयर इतनी आसानी से क्यों हारा। उसका जूनियर ब्रदर ये देखकर पूरी तरह घबरा गया। अजीब सी चीख के साथ मुड़कर किसी सीक्रेट टेक्निक से बॉडी बर्न करते हुए पागलों की तरह भागने लगा। तुमने उसे नजर भर भी नहीं देखा, बस उंगली, एक बारीक सोडची हवा में चीरती हुई निकली, उस रोशनी से कहीं तेज। आधे आसमान में वो रोशनी अचानक रुकी, फिर किसी एनर्जी फायरवर्क की तरह फटकर बिखर गई। आसपास हवा फिर शांत। अब बस तुम अकेले थे, जैसे बस दो मक्खियां मार दी हों। शुरू से आखिर तक 3 सेकंड भी नहीं लगे। ची रिफाइनिंग फिफ्थ लेयर की क्योस ट्रू पावर ऐसे बॉस को निपटाने के लिए काफी है। खुद की अभी की फाइटिंग पावर पर तुम्हें अंदाजा हो गया। क्वालिटी के मामले में नॉर्मल ची रिफाइनिंग लेट स्टेज तुम्हारे सामने कागज जैसे हैं। आगे बढ़कर आराम से उन दोनों के स्टोरेज बैग्स उतारे। स्पिरिट स्टोन्स एक लेयर, अच्छी कमाई, कुछ पिल्स, थोड़े मैजिक टूल्स, इसके अलावा आधी टूटी मैप। मैप का डेस्टिनेशन था ब्लैक विंड रिज नाम की जगह। लगता है ये लोग इस बोन सी में और भी किसी टारगेट की तलाश में थे। सामान समेटा, 2 फायरबॉल्स भेजकर सारे निशान जला दिए। ये सब करने के बाद डायरेक्शन चेक करके बॉडी एक झटके में उस सफ़ेद फॉग के आखिर में गायब हो गई। तुम जल्दी से नहीं चले। एक बड़ी रिब से बनी घाटी ढूंढी, एक हिडन फॉर्मेशन बनाकर पालथी मारकर बैठ गए। ट्रॉफीज चेक करने लगे। उन 2 स्टोरेज बैग्स से मिली चीज़ें अभी सबसे प्रैक्टिकल रिसोर्स थीं। स्पिरिट स्टोन्स, पिल्स, एक नज़र से पता लग गया, समझ आ गया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा, मटेरियल बहुत खास थी। ऊपर सिनेबार से खींची लाइंस ब्लैक विंड रिज की और गहराई में इशारा कर रही थी, वहाँ कोई ट्रेजर ज़रूर है। उस ब्लैक आयरन टोकन में सेंस डाली। एक हल्का सा सिग्नल महसूस हुआ। डायरेक्शन भी ब्लैक विंड रिज निकली। जिस चीज़ के पीछे 7 डीमन सेक्ट जैसा इवल सेक्ट है, वो ज़रूर कोई बढ़िया चीज़ होगी। वापस सेक्ट जाकर बेस मजबूत करूं या रिस्क लेकर ब्लैक विंड रिज जाऊं? पिछले जन्म में शायद ना कहते, पर अब बहुत क्लियर हो चुका है। अपॉर्चुनिटी मिस हो तो हमेशा के लिए मिस होती है। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो अक्सर कोई ईविल, वायलेंट, अजीब ट्रेजर होती है। आंखों में गोल्डन चमक आई। एक बोल्ड आइडिया अचानक फूटा। कियोस जेनेसिस नेदर सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दूसरों का पॉइजन मेरा फूड है। अगर कोई यिन हैवी चीज़ मिल जाए, इसे मेरे अंदर की ड्रैगन एसेंस यांग पावर के साथ मिला दूं, तो यिन यांग कियोस ओरिजिन। ये आइडिया आते ही अब दबाया नहीं जा सकता था। रिस्क था, पर तुमने जल्दी फैसला लिया। ची रिफाइनिंग स्टेज पर भी सोल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट जैसी स्ट्रांग है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 7th लेयर वाले ओल्ड मॉन्स्टर से ना टकराओ, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम खड़े हुए, सामान समेटा, फॉर्मेशन हटाई। तुमने बिना किसी अनजान रास्ते के, अपने पिछले जन्म के अनुभव से कई खतरनाक जगह बचाते हुए रास्ता चुना। आधे दिन बाद तुम रुके। सामने का नज़ारा पीछे की व्हाइट बोन दुनिया से बिल्कुल अलग था। जमीन का रॉक एक अजीब ग्रे ब्लैक रंग का हो चुका था। हवा में ठंडी इनविंड चल रही थी, गूंज रही थी, जैसे इंसान की सोल उड़ा दे। एक लंबी गहरी रिज दूर तक फैली थी, जमीन के जख्म जैसी। उसके मुंह से ब्लैक विंड रिज डस्ट लाकर भूत जैसी आवाजें बनाती। ब्लैक विंड रिज आ गई। तुम रिज से 100 मीटर दूर खड़े होकर आंखें सिकोड़ी। तुम्हारी केओस ट्रू विजन में पूरे रिज के ऊपर घनी काली ईविल ची की लेयर छाई थी। सोर्स सीधे रिज की गहराई में था, और उस घनी ईविल ची में तुम्हें एक असामान्य स्पिरिचुअलिटी भी दिखी। इंटरेस्टिंग। होठों पर मुस्कान आई। इस जगह में लगभग एक नेचुरली स्पिरिचुअल पॉइजन क्रीचर भी पनप रहा है। अगर इसे फॉर्म लेने से पहले ईवल स्पिरिट स्टेज में पकड़ लिया जाए, चाहे स्वॉर्ड रिफाइनिंग हो या कल्टिवेशन, दोनों के लिए सुप्रीम ट्रेजर है। तो यही है 7 डीमन सेक्ट का असली टारगेट। ये इविल स्पिरिट तुम्हारे उस यन यांग क्योस ओरिजिन आइडिया के लिए तो जैसे आसमान से गिरी हुई मलाई थी। अब देर नहीं की, क्योस ट्रू पावर पूरे बॉडी में फैलाई, एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर बनाई। एक कदम में उस घोस्ट क्राइंग, स्पिरिट हॉलिंग ब्लैक विंड रिज में घुस गए। घुसते ही अलग महसूस हुआ। यहाँ की हवा गाड़ी स्याही जैसी, सारा यन ईविल ची तुम्हारे बॉडी में घुसने की कोशिश करती। कोई नॉर्मल ची रिफाइनिंग वाला यहाँ देर रुकता तो ची डिविएशन या डीमन में आसानी से गिर सकता था, पर तुम पानी में मछली जैसे थे। क्योस जेनेसिस नेदर खुद ब खुद चलती रही। ये सारी ये ईविल ची तुम्हारे बॉडी में घुसते ही आसानी से रिफाइन, अब्जॉर्ब हो जाती, बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने वाला टॉनिक बन जाती। अच्छा शिष्य, तुम खुद पर तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। वृद्ध दबाकर सेंस फैलाई, सावधानी से आगे बढ़े। रास्ते में कई बार महसूस हुआ कुछ ईविल चीज से कॉन्टामिनेटेड ईविल कॉप्स अलग अलग बोन्स से बने सीधे तुम्हारी पीठ की तरफ आए। सिर भी नहीं घुमाया, उल्टे हाथ से हल्के से उनके माथे पर मारा। कोई विजिबल वार नहीं, वो एक लिक्ची रिफाइनिंग जितना स्ट्रॉन्ग किलर बॉडी से पैर तक बर्फ पिघलने जैसी स्पीड पर पिघल गया, हल्के धुएं में बदल गया। पावर का डिफरेंस ही सब कुछ है। कदम रोके भी नहीं,
और गहराई में बढ़ते बढ़ते आखिर रुक गए। सामने एक बड़ा बेसन था। बेसन के बीच का नजारा डरावना था। 100 मीटर डायमीटर का एक बड़ा फॉर्मेशन ब्लड एसेंस और मर्डर एनर्जी से जमीन पर बना था। ईविल ऑरा आसमान तक फैली। फॉर्मेशन के नोट्स पर हड्डियों से बनी कई ऑल्टर्स खड़ी थी। 7 8 7 डीमन सेक्ट डिसाइपल्स फॉर्मेशन में जगह जगह बैठे स्पिरिचुअल पावर भेज रहे थे। सबसे आगे एक हैंडसम यंग मैन था। ची रिफाइनिंग 9th लेयर मेजर कंप्लीशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से बस एक कदम दूर। वो हाथ नहीं चला रहा था, बस साइड में खड़ा फॉर्मेशन के किनारे कस के उस बेसिन के सेंटर में मौजूद एक गहरे केव को घूर रहा था। तुम एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे ब्रेथ दबाए पत्थर जैसे बने रहे। सारी मेन फोर्स तो पहले ही तुमने निपटा दी थी, जो सिर्फ बाहर पहरा दे रहे थे। तो वो चीज़ जल्दी बाहर आने वाली है। उस यंग मैन को घोस्ट शैडो कहा जा रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, एल्डर इतनी जल्दी क्या है? कैलकुलेशन कहती है पूरे 3 साल में फॉर्म लेगी, तभी हम नेटवर्क बंद करेंगे। मिशन कंप्लीट। वो रुका। होठों पर लालच और अनमने भाव दोनों आए। अफसोस ये सेक्ट के उस सीनियर के लिए है। तुमने सब कुछ देखा और समझ लिया, मन में साफ था। बाहर आकर जस्टिस दिखाने की जल्दबाजी तुम्हारे कैरेक्टर में नहीं थी। एक एक्सपीरियंस्ड हंटर की तरह चुपचाप वेट करते रहे, सबसे बढ़िया मौका ढूंढते हुए। अभी बाहर निकलना, जीत भी जाओ तो भी स्किन उतरवा दोगे। हो सकता है वो ईवल स्पिरिट भाग भी जाए। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हमेशा यही होती है। पहाड़ पर बैठकर टाइगर फाइट देखो। तुम लोग उस चीज से लड़ो, दोनों घायल हो तभी। तुम्हारी नजर बिल्कुल शांत थी, जैसे पहले से तय अंत वाला नाटक देख रहे हो। येलो बर्ड रेडी हो चुकी है। समय एक एक सेकंड बीतता गया। बेसिन के अंदर का माहौल और दबा हुआ होता गया। हवा भी रुक चुकी थी। अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज जमीन के नीचे से आई। पूरा बेसिन हिल गया। आ गई, घोस्ट शैडो ने धीरे से कहा। आंखों में गोल्डन लाइट फूटी। पूरी पावर लगाई फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में, नेटवर्क बंद करने को तैयार। उसी वक्त एक घना काला स्मोक गड्ढे से आसमान की तरफ फूटा। ककाक, एक कर्कश हंसी उस स्मोक पिलर से फूटी। आवाज आंखों से दिख जाने वाली रिपल में फैली। सबसे पास के 2 7 डेमन सेक्ट डिसाइपल्स तुरंत चीखे, गंभीर घायल होकर बेहोश हो गए। वीक लोग, घोस्ट शैडो ने ठंडी आवाज में कहा। एक कदम आगे बढ़ा, एक ब्रॉन्ज एंशियंट मिरर फेंका, एक लाइट बैरियर बनी, साउंड वेव रुकी। सब लोग टिके रहो, ये कुछ वल्नरेबल मोमेंट है, इसे झेल जाएं तो जीत हमारी है। बाकी डिसाइपल्स ने संभल कर जीप काटकर फोर्स से स्पिरिचुअल पावर फॉर्मेशन में भेजी। रेड लाइट और ब्लैक स्मोक पिलर टकराए। जब ब्लैक स्मोक थोड़ा कम हुआ, तुमने आखिर उस चीज का असली रूप देखा। एक फुट भर की ब्लैक बेबी। उसके चेहरे पर सिर्फ फीचर्स थे, बस 2 आंखें ब्लड रेड वॉर्टेक्स जैसी। चेस्ट पर एक मुट्ठी जितना ब्लैक क्रिस्टल हार्ट धड़क रहा था। यही है इविल स्पिरिट, अभी है मोमेंट। घोस्ट शैडो की आंखों में लालच का तूफान उठा। उसने वो मिरर फेंका, फिर एक गोल्डन छोटा नेट निकाला, हवा में बढ़ाकर बड़ा किया। एक स्काई कवरिंग नेट बनाकर उस ब्लैक बेबी के ऊपर डाल दिया। ब्लैक बेबी को खतरा महसूस हुआ। पूरी ताकत से टकराई, बस गोल्डन लाइट हल्की से झिलमिलाई। फिर रून्स ने उसे दबा दिया। नेट ने सटीक तरीके से उस ईविल स्पिरिट को कैप्चर कर लिया। सफल हो गया। एक डिसाइपल चिल्लाया, इतनी जल्दी खुश मत हो। घोस्ट शैडो का चेहरा गंभीर, दोनों हाथों से तेजी से हैंड सील बनाते हुए पूरी पावर से कंट्रोल किया। प्रॉपरली साथ दो, मैं रिफाइन करता हूँ। फंसा हुआ ईविल स्पिरिट पागलों की तरह छटपटा रहा था। हर वार से नेट की लाइट चमकती, घोस्ट शैडो का चेहरा भी और सफेद होता। बाकी 5 डिसाइपल्स अपनी जितनी पावर थी सब निचोड़ रहे थे। एक भयंकर टग ऑफ वॉर शुरू हुआ। घोस्ट शैडो और वो कुछ डिसाइपल्स की ब्रेथ बिखरती जा रही थी। साफ था कि वो अपनी लिमिट के पास पहुंच गए हैं। दूर छिपे तुम्हारी आंखें और चमकीली होती गईं। मोमेंट आ गया, तुम मूव हुए। कोई ऑरा नहीं, कोई लाइट नहीं। तुम एक शैडो की तरह जमीन से चिपके साइलेंटली फिसल गए, हर कदम हवा की आवाज को दबाते हुए। बेसिन के बीचों बीच घोस्ट शैडो अपनी सारी पावर लगाए टूल कंट्रोल कर रहा था। उसके पीछे वो 5 डिसाइपल्स तो पहले ही चेहरे से इंसान जैसे नहीं दिख रहे थे, एक कमजोर तीर की तरह थे। यही था तुम्हारा वेट किया हुआ इकलौता का। फॉर्मेशन से 10 जांग दूर, कदम रोके, नाइट स्वॉर्ड बिना आवाज के हाथ में आई। एक धार केओस ट्रू पावर धीरे से भरी। अगले पल तुम्हारी शैडो वहीं से गायब हो गई। फुस 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 5 हल्की आवाजें उस तूफान और चीखने में लगभग गुम हो गई। वो 5 7 डेमन सेक्ट डिसाइपल्स अचानक कांप गए। उनकी भौहों के बीच बिना किसी संकेत के एक जख्म खुल गया। मरते मरते भी उन्हें पता नहीं चला अटैक कहाँ से आया। तुम्हारी शैडो किसी बर्फीली हवा की तरह उनके पीछे प्रकट हुई, वापस लौटी। एक निशान भी स्किन पर नहीं बना, कोई खरोच नहीं। और ठीक उनके गिरने के पल में फॉर्मेशन का एनर्जी सोर्स कट गया। वो बड़ा घोस्ट रिफाइनिंग फॉर्मेशन की लाइट मध्यम हुई, अचानक टूट गया। क्या ये अचानक बदलाव घोस्ट शैडो के होश उड़ा गया? फॉर्मेशन की सपोर्ट पावर गायब होते ही उस नेट के अंदर ईविल स्पिरिट की सारी प्रेशर एक ही पल में उस अकेले पर आ पड़ी। घोस्ट शैडो किसी भारी वार से टकराया, मुंह से गोल्डन ब्लड बह पड़ा, सोल हिल गई। उसने अचानक मुड़कर देखा, 5 शव और उनके साए में खड़े तलवार थामे, चेहरे पर बर्फ जैसी शांति वाले तुम। घोस्ट शैडो की आंखें सिकुड़ गईं। किसी अजीब सी अस्पष्ट फीलिंग से रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक ची रिफाइनिंग 5th लेयर कैसे? पैर की उंगली से टेक ली, पूरा बॉडी एक ब्लू वायलेट लाइटनिंग बनकर 10 जांग की दूरी पार कर, स्वॉर्ड और बॉडी मिलाकर सबसे एक्सट्रीम स्पीड, सबसे एक्सट्रीम शार्पनेस से मौत को खुद बुलाया। जान का खतरा देखकर घोस्ट शैडो जोर से चीखा।
एक ब्लैक एंशियंट शील्ड निकालकर सामने रख दिया, पर तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत तेज थी। कड़ाक वो फ्राजाइल शील्ड कागज की तरह पल में टूट गई। स्वॉर्ड बिना रुके सटीक उसके हार्ट की तरफ बढ़ी। नहीं, मुमकिन उसने जो सीक्रेट लाइट एक्टिवेट की थी वो बस एक पल के लिए टिकी। नाइट स्वॉर्ड शरीर के पार निकल चुकी थी। घोस्ट शैडो का बॉडी वहीं थम गया। उसने नीचे देखा, अपने सीने से निकली स्वॉर्ड को अविश्वास से देखा। आंखों की चमक तेजी से गायब होने लगी। क्यों? मुंह हिला, सिर एक तरफ झुका। आखिर आखिर धीरे से आसमान में उस गोल्डन लाइट वाले बड़े नेट की तरफ और उसके अंदर अब भी पागलों की तरह चीखती ब्लैक बेबी की तरफ देखा। येलो बर्ड अब अपने ट्रॉफी का मजा लेने वाला था। आसपास बस शमशान जैसी शांति थी। एक लौती आवाज थी उस गोल्डन नेट की, जिसमें इविल स्पिरिट अब भी नाराजी से गुर्रा रही थी। घोस्ट शैडो की मौत के बाद कोई नेट को कंट्रोल करने वाला नहीं रहा। लाइट मध्यम पड़ गई, सीव की तरह कांप रही थी, कभी भी टूट सकती थी। पर तुम्हारे चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। तुम बस शांति से देख रहे थे, जैसे अपनी एक चीज को निहार रहे हो। मालिक रहित कचरा भी मुझे रोक सकता है क्या? धीरे से खुद से बोले। अगले सेकंड एक विशाल समंदर जैसी एक इनविजिबल बड़ी स्नेक बनकर तेज पर सटीक सीधे उस गोल्डन नेट में घुस गई। नेट पर अब भी घोस्ट शैडो की एक हल्की हवा में कांपती हुई सोल मार्क थी। तुम्हारी सेंस छूते ही जैसे उबलता तेल बर्फ पर पड़ा हो, उस मामूली से मार को एक झटके में साफ कर दिया। ठिंग। नेट एक साफ आवाज के साथ पूरी तरह ओनरलेस बन गई। तुमने सोचा हो, वो कई दर्जन जान तक फैला गोल्डन नेट अचानक सिकुड़ा। नेट पर रून्स एक एक कर चमकने लगे। टेरिफाइंग बाइंडिंग पावर फूटी। उस ब्लैक बेबी जैसे ईविल स्पिरिट को कस के जकड़ लिया। ईविल स्पिरिट ने अपनी सबसे भयानक चीख मारी। ईविल स्पिरिट, हाथ बढ़ाया। आओ। वो गोल्डन नेट हाथ में आया। उसी वक्त ईविल स्पिरिट चुपचाप उड़कर तुम्हारे सामने आई, तेजी से सिकुड़कर हथेली भर की हो गई। नेट के साथ तुम्हारी हथेली में गिरी, पर तुमने तुरंत अब्सॉर्ब नहीं किया। मुड़कर घोस्ट शैडो के शव के पास गए। अनुभव से उसकी कमर पर बंधी स्टोरेज बैग निकाली। सेंस से चेक किया। 100 के आसपास लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, कुछ पिल्स, 7 डीमन सेक्ट की कुछ लो लेवल टेक्निक्स और वो टूटा हुआ मिरर जो एक सोर्ड से काटा था। कुछ नहीं से बेहतर। सामान समेटा। बाकी बदकिस्मत लोगों की स्टोरेज बैग्स भी बेझिझक ले ली। मस्कीटो की भी बॉडी में मांस होता है। आखिर में नजर उन दो पहले के दो बारीक सोर्ची तेजी से निकली, सटीक दोनों की भौं में जा घुसी। कोई हिचकिचाहट नहीं, काम पूरा होना चाहिए। यही सबसे सिंपल और सबसे यूजफुल नियम है जो तुमने अनगिनत तकलीफों से सीखा। फिर बैटलफील्ड पूरी तरह साफ किया। एक साफ पत्थर ढूंढकर पालथी मारकर बैठे। उस काली ईवल स्पिरिट को हथेली पर रखा। उसकी ठंडी साजिश पर प्योर पावर महसूस की। यिन यांग को यूज करके केओस दाव दिखाओ। आज है मेरी नई दाव फाउंडेशन का पहला कदम। गहरी सांस ली। बॉडी के अंदर की केओस जेनेसिस नेदर पूरी पावर से चलने लगी। अगले पल मुंह खोला और उस ईवल स्पिरिट को, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वालों को भी डरा सकती थी, एक ही निवाले निगल लिया। अनगिनत पागल क्योटिक वायलेंट विचार जैसे बांध टूटी बाढ़ बनकर तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुसे। कोशिश की तुम्हें एक बेकाबू डिस्ट्रॉयर में बदलने की, पर तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो पहले सारी दुनिया पर राज करने वाली एम्परर सोल बस हल्की सी हिली। एक चावल जितने छोटे मोती जितनी लाइट चमकी। एक ठंडी हंसी जैसे किसी बहुत दूर से आई हो, तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गूंजी। वो विशाल सोल प्रेशर एक पहाड़ की तरह उन सारे बुरे विचारों को दबा गई। अनगिनत रिजेंटमेंट्स उस प्रेशर के आगे चींटी को देखते ही स्काई ड्रैगन जैसे थे, वहीं टूटकर पाउडर हो गए और वो सबसे प्योर एनर्जी में बदलकर तुम्हारी सोल को पोषण देने लगे। साथ ही तुम्हारे दंतियान में जैसे कोई नेचुरल एनिमी मिल गया हो, उसके सारे शार्प कोने और हथियार धीरे धीरे स्मूथ होते गए, अब्जॉर्ब होते गए। ये सफाई का प्रोसेस था। तुम्हें उसकी सबसे प्योर यीन चाहिए थी, वो लो ग्रेड ईविल नहीं। पता नहीं कितना वक्त बीता, आंखें बंद रहीं, फिर अचानक खुली। तुम्हारी बाईं आंख में एक गहरा ब्लैक व्हर्लपूल एक झलक दिखाकर गायब हो गया। अंदर दांतियान के उस कियोस वॉर्टेक्स के सेंटर में अभी तुम थे, पर उसके बाहर एक प्योरियन ब्लैक स्ट्रीम धीरे धीरे एक मिस्टीरियस रास्ते पर घूम रही थी। इतना अलग होते हुए भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक अजीब बैलेंस बना। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि तुम्हारी फाउंडेशन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुकी है। सब कुछ अपने आप। तुम्हारी कल्टीवेशन ने भी ब्रेक थ्रू किया। ची रिफाइनिंग 7th लेयर, शैडो सिटी। तुम धीरे से खड़े हुए, मुट्ठी बांधी, बॉडी में नई पावर महसूस की, नजर शांत और गहरी। आधा काम हो चुका। अब बारी थी वो ईविल स्पिरिट जैसी चीज ढूंढने की। मुड़कर पीछे इस अंतहीन सीक्रेटिव ब्लैक विंड रिज को एक बार देखा। बॉडी हिला, एक ब्लू रेड स्ट्रीक बनकर रिज के बाहर की तरफ चल दिए। वो ब्लू रेड लाइट भोर की रोशनी चीरती हुई साइलेंटली एक अननेम्ड पीक पर उतरी। तुमने एक लंबी सांस छोड़ी। रात भर में उस खतरनाक जगह से पूरी तरह निकल आए। बैठकर खुद को चेक किया। ची रिफाइनिंग 6th लेयर की कल्टीवेशन पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। दांतियान के अंदर वो यीन फ्लो तुम्हें आसमान जमीन के यीन ठंडी हिडन स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए नेचुरल एफिनिटी दे रही थी। स्टिल्थ एबिलिटी भी काफी बढ़ गई थी, जैसे तुम खुद रात के लिए ही बने हो। जब यीन यांग मिलेंगे, केओस एक हो जाएगा, तब कैसा नजारा होगा। आंखों में एक हल्की उम्मीद आई, पर जल्दी ही माइंड शांत हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर सोचने लगा। यांग चीज। तुम्हारे दिमाग की उस मिस्टीरियस लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सी चीजें थीं। अर्थ कोर फायर क्रिस्टल में मिलने वाला लीफ फायर एसेंस, लाइटनिंग से निकलने वाला थंडर क्रिस्टल वुड,
सूरज में सुखाया गया रेड सन एसेंस। पर यह सब आसानी से नहीं मिलती। खुद अकेले ढूंढना तो जैसे भूसे में सुई ढूंढना, जानकारी चाहिए। कल्टीवेशन वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन सबसे कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा एक जगह मिलती है। तुमने बॉडी की मेमोरी फ्रैगमेंट्स में से एक नाम निकाला, क्लाउड रिवर सिटी। आसपास हजारों ली में सबसे बड़ा कल्टीवेटर सिटी यही था। तुम्हारा टारगेट तय हो गया। पर इससे पहले थोड़ी तैयारी जरूरी थी। 7 डीमन सेक्ट के कोर डिसाइपल्स को खत्म करने के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे। लिन ओ आइडेंटिटी अभी यूज नहीं की जा सकती। घोस्ट शैडो की स्टोरेज बैग से एक नॉर्मल ब्लैक आउटफिट निकाला, बदला, फिर एक लोएस्ट ग्रेड डिस्गाइज टेक्निक से चेहरा हल्का सा बदला। अब तुम एक नॉर्मल, दुनिया घूमता हुआ स्कैटर्ड कल्टीवेटर जैसे दिख रहे थे। एज भी धुंधली सी लग रही थी। ये सब करने के बाद डायरेक्शन तय की। सामने एक विशाल मैजेस्टिक शहर दिखा। दीवारें ऊंची, सिंबल से भरी एक बड़ी प्रोटेक्टिव लाइट पूरे शहर को घेरे हुई। गेट पर बीस्ट्स पर सवार पैदल तमाम तरह के लोग आते जाते। ये जगह किंगफिंग सेक्ट या ब्लैक विंड रिज से कहीं ज्यादा बड़ी, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग दुनिया थी। तुम कुछ देर दूर खड़े देखते रहे, फिर अपनी किंगफंग सेक्ट डिसाइपल वाली आखिरी ब्रेथ भी पूरी तरह मिटा दी। उसकी जगह ले ली एक स्कैटर्ड कल्टीवेटर वाली सावधानी और कूल हेडेडनेस ने। दबाव कम करके भीड़ में मिल गए, कदम कदम शांति से उस विशाल शहर की तरफ बढ़े। नई शुरुआत यहीं से। गेट में घुसते ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी सिटी में घुसने की फी, एक लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन। गार्ड की आवाज ठंडी थी, तुमने शांति से दी। यही नियम था। रास्ते पर एक बड़ा स्टोन टैबलेट, उस पर वार्निंग, सिटी में प्राइवेट फाइटिंग सख्त मना है। उल्लंघन करने पर कल्टीवेशन जब्त, ट्रेडिंग आज़ाद। नतीजा खुद पर, सिंपल पर यूजफुल। तुम बिना किसी दुकान में गए सीधे सिटी में चलते गए। आखिर में एक 3 मंजिला पुरानी लकड़ी की इमारत के सामने रुके। बोर्ड पर लिखा, लिसनिंग विंड पेविलियन। ये एक टी हाउस था, पर न्यूज़ का सबसे हब और मिला जुला केंद्र भी। अंदर घुसते ही एक वेटर गर्मजोशी से कर्कश आवाज में सेकंड फ्लोर की विंडो साइड सीट की तरफ इशारा किया। ठीक है। तुम्हें सेकंड फ्लोर कोने में बिठाया गया। सबसे सस्ती क्लाउड मिस्ट स्पिरिट टी ऑर्डर की, चुपचाप बैठ गए। साथ ही एक बारीक, लगभग न दिखने वाली सेंस किसी इनविजिबल नेट की तरह चुपचाप फैली, पूरे सेकंड फ्लोर को घेर लिया। तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ के साथ अगर कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी तुम्हारे सामने बैठा हो, वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि तुम सुन रहे हो। हेवन डीमन सेक्ट का यंग मास्टर, सुना है जल्दी आने वाला है फेंगशी, शायद 3 महीने बाद वाली बड़ी ऑक्शन के लिए। पिछली बार बीस्ट माउंटेन रेंज में एक आयरन बैक ग्रीन बेर के हाथों लगभग मारा गया था। मिस्ली को पसंद आई वो रिजुवेनेशन पिल का असर सच में तगड़ा था। ज्यादातर बातें बेकार थीं। तुम पेशेंस से सुनते रहे, एक एक्सपीरियंस्ड हंटर की तरह अपने शिकार का वेट करते हुए। आखिर तुम्हारा ध्यान कुछ अजीब स्मेल वाले स्कैटर्ड कल्टीवेटर्स की बातचीत में खींचा। सच में बदकिस्मती है। एक भारी दाढ़ी वाला कल्टीवेटर गुस्से में चाय का कप जोर से मेज पर पटकते हुए बड़बड़ाया, अपनी बदकिस्मती की शिकायत करता रहा। उसने रेड सन माउंटेन रेंज जाने की सोची थी फायर यांग हर्ब कलेक्ट करने स्पिरिट स्टोन्स के बदले, पर डांसिया सेक्ट ने पूरा पहाड़ ही सील कर दिया। लियो भाई, तुम्हें तो न्यूज़ का बहुत ज्ञान है, बगल में बैठे नुकीले मुंह वाले कल्टीवेटर ने पूछा, आवाज धीमी। पूरा 1 महीना हो गया सील्ड। मैंने सुना है रेड सन माउंटेन रेंज की गहराई में फायर एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ है, बहुत डरावना। वो लोग तो पॉइजन मशरूम खाने वाले हैं। लुओ शाहू ने आंखें फैला दी, आंखों में लालच की चमक आई। अगर फायर एनर्जी बदली तो जरूर कोई ट्रेजर फॉर्म ले रहा होगा, जैसे फायर क्लाउड, सिल्क, रेड सन एसेंस जैसी चीजें। आवाज धीमी करो। तीसरा, जो चुप बैठा था, उसने टोका। ये बात अगर डांसिया सेक्ट ने सुन ली तो जान भी जा सकती है। वो एक बड़े सेक्ट के एल्डर्स वाले हैं, हमें कुचलना उनके लिए कीड़ा मसलने जैसा है। लुओ शाहू की गर्दन झुक गई, हवा निकल गई। चुपचाप कप उठाकर पी लिया, कुछ नहीं बोला। पर उनकी बातचीत तुम्हारे माइंड में किसी गोल्डन थंडर की तरह गूंजी। डांसिया सेक्ट, रेड सन माउंटेन रेंज, यहाँ यन पॉइजन एनर्जी इकट्ठी है। ये रेड सन माउंटेन रेंज की जमीन प्योर यांग एनर्जी से बनी है। अगर सच में कोई ट्रेजर यहाँ फॉर्म ले रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी उस यन पॉइजन के साथ परफेक्ट मैच करेगी। जिसे ढूंढ रहा था वही सामने आ गया, बिना कोई मेहनत की। तुमने कप उठाकर हल्की सी सिप ली, होठों पर एक हल्की सी अजीब मुस्कान आई। कुछ भूसी टी मनी के तौर पर रखे, उठकर बिना आवाज किए निकल गए। लिसनिंग विंड पवेलियन से बाहर आकर फिर भीड़ में मिल गए। इस बार टारगेट एकदम क्लियर था, पूर्व की तरफ डेंसिया सेक्ट का रेड सन माउंटेन रेंज, टाइगर के मुंह से खाना छीनना। पर इससे पहले तुम्हें एक टेम्पररी बेस चाहिए था, अच्छे से प्लान बनाने के लिए। ईस्ट सिटी एरिया की यूनहे इन थी, जो केव डिवेलिंग्स किराए पर देती थी। अंदर गए, बीच उम्र का एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज कल्टीवेटर काउंटर पर बैठा, पलके भी नहीं उठाई। सीनियर, एक केव रेंट करनी है, तुमने डिस्गाइज्ड होर्स आवाज में कहा। टॉप ग्रेड 1000, मिड ग्रेड 300, लो ग्रेड 30, लोएस्ट ग्रेड 10 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी। एक्यूरेट बताओ। उसकी आवाज फ्लैट, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। लो ग्रेड 3 महीने के लिए। तुमने बिना सोचे चुना सबसे कम अटेंशन खींचने वाला ऑप्शन। स्पिरिट ऑरिजिन इम्प्रिंट डालना होगा। उसने एक जेड टोकन फेंका। तुमने चुपचाप 90 स्पिरिट स्टोन्स दे दिए, आधा साल की रेंट एक साथ भर दी। जेड टोकन पर टेक्स्ट चमकी, बिंग 73, ईस्ट माउंटेन, बिंग जोन नंबर 73। मुड़कर चल दिए। जल्दी ही उस माउंटेन वॉल पर अपनी केव ड्वेलिंग ढूंढ ली। लाइट स्क्रीन पानी की लहर की तरह खुली। तुम अंदर घुसे, स्क्रीन पीछे बंद हो गई।
बाहर अंदर पूरी तरह अलग हो गए। केव ड्वेलिंग बेहद सिंपल थी, एक स्टोन रूम, एक कुशन, पर हेवन अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन से लगातार अंदर आ रही थी। ब्लैक विंड रिज जितनी स्ट्रांग ना सही, पर जेंटल और प्योर थी, काफी थी। तुमने चेक किया कि कोई निगरानी नहीं, पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठे। इस ट्रिप के सारे ट्रॉफीज निकालकर फैला दिए घोस्ट शेडो की स्टोरेज बैग से। उस गोल्डन नेट और स्पिरिट स्टोन्स के अलावा तुमने साधारण दिखने वाले तालिस्मन्स के ढेर में से एक काला तालिस्मान निकाला, हिडन डीमन तालिस्मान। आंखों में हल्की सी चमक आई। ये चीज एक्टिवेट होते ही बॉडी और ब्रेथ को शैडो में मिला देती है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज वाले भी शायद ना पकड़ पाए। घोस्ट शैडो के पास तो अच्छी चीज थी, अफसोस यूज करने का मौका नहीं मिला। सावधानी से इसे रखा, आगे के काम में बहुत काम आएगा। फिर तुम शांति से प्लान बनाने लगे। डायनेक्सिया सेक्ट में सीधे घुसना मौत को बुलाना है, सिर्फ चालाकी से काम करना होगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ है एम्परर वाला विजन, ज्ञान और कैलकुलेशन। दिमाग में प्लान बनने लगा। पहला, इन्फॉर्मेशन, खासतौर पर फायर एनर्जी डिस्टर्बेंस की एग्जैक्ट लोकेशन। इसके लिए स्पेशल तरीके अपनाने होंगे। दूसरा, स्ट्रेंथ, ची रिफाइनिंग 6th लेयर बहुत कम है, तो मैं जल्दी ची रिफाइनिंग लेट स्टेज, बेस्ट होगा 9th लेयर तक पहुंचना होगा। स्ट्रेंथ जितनी स्ट्रांग होगी, सक्सेस चांस उतनी ज्यादा। तीसरा, टाइमिंग, डायनेक्सा सेक्ट का सील जरूर एक दिन कमजोर पड़ेगा, पर पहले वाली ऑक्शन का जिक्र, शायद वो सेक्ट के सीनियर लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तभी सिक्योरिटी में कमी आएगी। इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, टाइमिंग, तीनों में से एक भी मिस नहीं हो सकता। तुमने खुद से धीरे कहा। सोच पहले से कहीं ज्यादा क्लियर थी। ज्यादा नहीं सोचा, सारा सामान समेटा, बस स्पिरिट स्टोन्स का ढेर छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद की। केओस जेनेसिस नदर चुपचाप चलने लगी। हाथ से एक स्ट्रॉन्ग खींचने वाली फोर्स निकली। वो दोनों मजबूत स्पिरिट स्टोन्स आंखों से दिखते हुए ग्रे पाउडर बन गए। प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी दो स्ट्रीम्स की तरह तुम्हारे बॉडी में समा गई। ऐसे इस छोटी सी केव ड्वेलिंग में एक विशाल टारगेट के खिलाफ केयरफुल प्लानिंग और चुपचाप कठोर कल्टीवेशन दोनों साथ साथ चलने लगे। एक महीना तुम्हारे क्लोज डोर प्रैक्टिस में शांति से बीत गया। आंखें खोली, गोल्डन लाइट अब भी बहुत स्लो है, और भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि घोस्ट शैडो से मिले वो 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स पहले ही जल चुके थे। अगर बेकार चीजें ना बेचते तो अभी केव ड्वेलिंग का रेंट भी ना दे पाते। पर सबसे बड़ी बात, जो पहला स्टेप यानी मैप हासिल करना था, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी। क्लाउड रिवर सिटी की वो सारी दुकानें जिनके बोर्ड पर डायनेक्सिया सेक्ट और रेड सन माउंटेन रेंज का नाम था, उन्हें देखते ही ऐसा रिएक्ट करती थीं जैसे तुमने उनका पैसा उधार लिया हो। या तो कीमत बहुत ज्यादा, या सिर्फ मना कर दिया, ये रास्ता चलेगा नहीं, लगता है सिर्फ वहीं जाना पड़ेगा। तुम उठे, दरवाजा खोला। रात गहरी थी, बिल्कुल परफेक्ट छिपे हुए काम करने के लिए। तुम शहर के जगमगाते सेंटर की तरफ नहीं, बल्कि सबसे सुनसान, सबसे अंधेरी गलियों में घुस गए। ये जगह शहर के, और तुम यहाँ आधे महीने से चेक कर रहे थे, हर रास्ता पहचान चुके थे। दीवार के सहारे चुपचाप वेट करने लगे, जैसे कोई हंटर शिकार का वेट करता है। वक्त एक एक सेकंड बीता। आधी रात होते ही आखिर गली के आखिर में एक स्टोन वॉल पानी की तरह हिली। ब्लैक रोब वाला एक कल्टीवेटर बिना कुछ सोचे उसमें घुस गया। अभी है मोमेंट। आंखों में गोल्डन लाइट चमकी, बॉडी किसी घोस्ट की तरह निकली। उस स्टोन वॉल की रिपल गायब होने से पहले ही अंदर घुस गए। सामने का नजारा खुल गया। ये था क्लाउड रिवर सिटी का दूसरा पहलू, एक चौड़ा अंडरग्राउंड रास्ता। लाइट डिम थी, दोनों तरफ टॉर्च से हल्की अजीब सी रोशनी, क्लोक और मास्क में छिपे चेहरे। कोई बात नहीं कर रहा था। शांति, एनर्जी लोडेड मैजिक टूल्स, अनजान ओरिजिन वाली पिल्स, यहाँ तक कि रिजेंटफुल सोल लिए स्कल्स। यही था घोस्ट मार्केट। पर तुम्हें इन बेकार चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम सीधे रास्ते के आखिर की तरफ बढ़े। वहां था एक बिना बोर्ड वाला ब्लैक टावर। दो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले ब्लैक आर्मर गार्ड्स दरवाजे पर बुत बने खड़े थे। बदन से जीने वाली दुनिया की ठंडक निकल रही थी। शैडो पवेलियन, घोस्ट मार्केट का इन्फॉर्मेशन सेंटर। तुम अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि एक आयरन ग्लव्ड हाथ ने रोक लिया। गार्ड की आवाज धातु रगड़ने जैसी थी। इन्फो खरीदनी है। तुमने एक स्पिरिट स्टोन बैग निकाला। गार्ड के हेलमेट के नीचे की आंखें तुम्हें ऊपर नीचे देखती रहीं, जैसे कुछ इवेल्युएट कर रहा हो। रेड सन माउंटेन रेंज का डिटेल्ड मैप चाहिए। सीधे बात रखी, बकवास का वक्त नहीं, लेटेस्ट वाला। साथ में डांसिया सेक्ट का पेट्रोल रूट और फायर एनर्जी डिस्टरबेंस की अप्रॉक्सीमेट एरिया भी। बात खत्म होते ही तुम्हें साफ महसूस हुआ। स्क्रीन के पीछे ब्रेथ हिली। हाँ हाँ, छोटे बड़ी बातें कर रहे हो, ये न्यूज़ बहुत रेयर है। बस पूछा कि कीमत क्या है। तुम्हारा टोन बिल्कुल फ्लैट था, जैसे सब्जी की कीमत पूछ रहे हो। स्क्रीन के पीछे थोड़ी चुप्पी। शायद वो सोच रहा था कि ची रिफाइनिंग 7th लेयर जैसा दिखने वाला स्कैटर्ड कल्टीवेटर इतनी हिम्मत कहाँ से लाया है। तो सही। बूढ़ी आवाज में थोड़ा घमंड था। 500 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, एक जेड सील फुटप्रिंट। 500, ठीक है। ये नंबर सुनते ही दिल एक धक से हुआ। ये इन्फो बेचने वाले तो इनके टावर से भी काली दुकान चलाते हैं। बूढ़ी आवाज में मजाक भरा था। ये तो जान की कीमत पर आई इन्फो है, कभी भी डांसिया सेक्ट की जांच बुला सकता है। 500, समझो तुम्हारी हिम्मत की कीमत पर फ्रेंडशिप रेट है। बताओ, इसे किस काम के लिए चाहिए। मैं एक स्कैटर्ड कल्टीवेटर हूँ, एक बीस्ट के पीछे। तुम बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोले। एक पहले से तैयार स्टोरी निकाल दी। पहले डांसिया सेक्ट का सील ना होता तो कोई मेरे साथ compete भी ना करता। वेल्थ रिस्क में ही मिलता है, बस इतनी सी बात है। ये रीजन बिल्कुल परफेक्ट था। एक मनी ग्रीडी, रेकलेस नौजवान जैसा इमेज,
स्क्रीन के पीछे फिर चुप्पी। ठीक है, हम शैडो पवेलियन बस इन्फो बेचते हैं, बात का जिम्मा नहीं लेते। बूढ़ी आवाज फिर आई, 50 स्पिरिट स्टोन्स एडवांस, 3 दिन बाद आकर ले जाना। याद रखो, हम सिर्फ टोकन पहचानते हैं, इंसान नहीं। स्क्रीन के पीछे से एक ब्लैक आयरन पीस उड़ता हुआ आया, तुम्हारे सामने गिरा। तुमने उठाया, बिना कोई फालतू बात किए 50 स्पिरिट स्टोन्स गिनकर जमीन पर रखे, मुड़कर चल दिए। कोई फालतू बात नहीं। जमीन पर आते ही एक लंबी सांस छोड़ी, इन्फो सुलझ गई। और एक और भारी प्रॉब्लम सामने था, बाकी बचे 450 स्पिरिट स्टोन्स, 3 दिन में लाने होंगे। 450 स्टोन्स, 3 दिन की मियाद। ये नंबर किसी भी ची रिफाइनिंग स्कैटर्ड कल्टिवेटर को पूरी तरह दबा सकता है। पर तुम क्लाउड रिवर सिटी की जगमगाती सड़क पर चलते हुए, नजर एक गहरे पानी जैसी शांत थी। प्रेशर, पिछले जन्म में तुमने इससे 1000 गुना खतरनाक हालात झेले हैं। बीस्ट हंटिंग बहुत स्लो है, मिशन रिवॉर्ड बहुत कम है, पिल मेकिंग के लिए तो पूंजी ही नहीं है। तुम्हारे कदम आखिर सिटी के वेस्ट एरिया के खुले चौक पर रुके। स्कैटर्ड कल्टीवेटर्स का इलाका, पूरे सिटी का सबसे गरीब, सबसे शोर वाला हिस्सा। तुम खैरात मांगने नहीं आए हो, तुम मार्केट बनाने आए हो। तुमने एक बेकार पड़ा फुटपाथ का कोना ढूंढा, एक टूटा फूटा क्लॉथ बिछाया, एक लकड़ी का बोर्ड काटकर उस पर स्पिरिचुअल पावर से कुछ लाइंस कार्व की, फिर पालथी मारकर बैठे, आंखें बंद की। तुम्हारा ये लुक आसपास की भीड़ से बिल्कुल अलग था। जल्दी ही किसी ने आगे बढ़कर बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़े, कल्टीवेशन गाइड, मेरिडियन इशूज, टेक्निक फ्लॉज, फ्री चेक। पर सोचना, 2 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में। वो आदमी हंस पड़ा, पागल हो गया लगता है। एक ची रिफाइनिंग 7th लेयर वाला दूसरों को गाइड करेगा, और वो भी 20 स्पिरिट स्टोन्स में? ये तो लूटने से भी ना बचे। उसकी हंसी एक सिग्नल बन गई, तुरंत भीड़ जमा हो गई। सब मजाक उड़ाने लगे, स्पिरिट स्टोन्स के लिए पागल हो गया लगता है। तुमने पलके उठाना भी जरूरी नहीं समझा, बिल्कुल शांत बैठे रहे। तुम्हारी ये शांति कुछ लोगों को खटकने लगी। तभी एक चिंता में डूबा हट्टा कट्टा आदमी आगे आया, बोर्ड को ध्यान से देखने लगा। वो काफी वक्त से ची रिफाइनिंग 5th लेयर में अटका हुआ था, थोड़ी सी चोट के साथ। लग रहा था ची डिविएशन की कगार पर है। सच कह रहे हो? काम ना आया तो पैसे वापस, है ना? उस आदमी की आवाज में डूबते हुए किसी की आखिरी उम्मीद वाली टोन थी। उसने अपनी पूरी बची हुई दौलत, 20 स्पिरिट स्टोन्स, जेब से निकाली। देखो, तुमने बोर्ड की तरफ इशारा किया, अपनी बुल टेक्निक चलाओ। आदमी ने गहरी सांस ली, टेक्निक चलाई। आसपास की हंसी भी कम हो गई। सब देखना चाहते थे कि तुम इसे कैसे संभालोगे। 10 सेकंड भी नहीं बीते कि तुम अचानक बोले, रुको। शांति से उसे देखा। बुल टेक्निक में एक फ्लो है जो पहाड़ पार करने के बाद एक धार सांस पावर को चीसी में डालना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना। तुमने इसे रूटलेस माना, इसीलिए ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने हैरान होकर पूछा। उसे कभी लगा ही नहीं कि प्रॉब्लम टेक्निक में हो सकती है। मेरे बताए हिसाब से फिर करो। तुमने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। आदमी का दिल तेज धड़का, तुरंत माना। जैसे ही उसने एक धार पावर चीसी में डाली, बाकी की पावर इम्पैक्ट पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई। धड़ाम, उसके बॉडी से गूंजने वाली आवाज आई। 3 साल से चला आ रहा बॉटल ने खिल गया। भले पूरा टूटा नहीं, पर उस टाइट सीलिंग में एक क्रैक आ गई। उसे महसूस हुआ, बस थोड़ा और क्लोज डोर प्रैक्टिस करूं तो ची रिफाइनिंग 6th लेयर में ब्रेक थ्रू निश्चित है। ये तो कमाल है। डिवाइन, आदमी एक्साइटेड होकर बड़बड़ाया, बिना रुक के थैंक्स कहा। मुझे तो जाना है क्लोज डोर प्रैक्टिस के लिए। पूरे इलाके में खामोशी छा गई। जो लोग अभी अभी मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे तब गए जैसे किसी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा हो। एक नजर, एक बात, 3 साल का बॉटलनेक सुलझा दिया। ये तो गाइड नहीं, ये तो पॉइंट टच से गोल्ड बना दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूरा क्राउड फट पड़ा। मास्टर प्लीज मुझे भी देखो, मैं 30 दूंगा। मैं 40, पहले मुझे। जो कोना अभी खाली था अचानक भरा गया। एक्साइटेड ब्लश्ड चेहरे, एक एक जोड़ी आंखें लालच से भरी, तुम्हें ऐसे देख रही थीं जैसे तुम कोई मसीहा हो। तुम्हारे होठों की मुस्कान अब दबाई नहीं जा रही थी। मछली फंस गई। खुशी, पहले मुझे देखो, मेरा बॉटलनेक तो पहले ही स्थिर हो गया है। सब हट जाओ, मैं 80 दूंगा। तुमने हाथ हल्का उठाया, शोर करता क्राउड चमत्कारिक ढंग से शांत हो गया। पहले आओ पहले पाओ। तुम्हारी आवाज बड़ी नहीं थी, पर एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे मानना पड़ता है। सिर्फ 4 सिंपल शब्दों ने इस पूरे केओस को नई ऑर्डर दी, नया क्रेज भी जगाया। मैं 80 दूंगा। एक मिड एज आदमी एक्साइटेड होकर सबसे आगे आया, एक पाउच फेंका। तुमने बहुत ज्यादा फोर्स यूज की। तुमने उसकी आर्म जरा सी छूकर कहा, पावर को चैनल करने के लिए स्पाइरल मेथड यूज करो। डायरेक्ट मेथड से नुकसान होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। सिंपल टर्मिनोलॉजी। मिड एज आदमी ने तुरंत टेस्ट किया। आर्म्स में जकड़न काफी कम हो गई। पूरा सीन बेकाबू हो गया। तुम्हारे ये सारी क्रूड टेक्निक्स, तुम्हारे एम्परर वाले ज्ञान के सामने बच्चों की डूडलिंग जैसी थीं। उन्हें गाइड करना ब्रीदिंग जितना इजी था। आधे घंटे में तुम्हारे सामने स्पिरिट स्टोन्स का एक छोटा पहाड़ बन गया। 500 का टारगेट तो पहले ही पूरा हो चुका था, पर तुम गए नहीं। तुम्हें अच्छे से पता था ऐसे पैसे कमाना ट्रबल भी लाएगा। सीक्रेटली किसी हमले का वेट करने से बेहतर था इस क्राउड के बीच ही प्रॉब्लम को खत्म कर देना। सच में 10वें व्यक्ति को गाइड करते ही एक जोरदार थंडरस आवाज आई, सब हट जाओ। क्राउड को धकेलते हुए 3 भारी भरकम क्रूअल लुक वाले कल्टीवेटर्स अंदर आए। सबसे आगे की रिफाइनिंग 8th लेयर, कमर पर ब्लैक टाइगर हॉल का टोकन। साफ लग रहा था इलाके दा है। वन आइड ड्रैगन तुम्हारे सामने आया, थोड़ी नफरत से देखा, फिर पैर से तुम्हारी स्पिरिट स्टोन्स की उस ढेर पर जोर से रगड़ा। गाइड करने का बहुत शौक है ना? इस वेस्ट मार्केट में हमारे ब्लैक टाइगर हॉल से परमिशन ली?
तुमने धीरे से आंखें उठाकर उसे देखा, जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। मैं अपने काम से कमा रहा हूँ, किसी की परमिशन क्यों चाहिए? अच्छा। वन आइड ड्रैगन की आंखों में गुस्सा बका। इस वेस्ट मार्केट में ब्लैक टाइगर हॉल का नियम चलता है, आज से तुम्हारी कमाई का 80% ट्रिब्यूट में जाएगा, रोज यही नियम है। इतना घमंड, कोई छूट नहीं। आसपास के स्कैटर्ड कल्टीवेटर्स हिम्मत नहीं। होठों पर एक थोड़ी नासमझी वाली मुस्कान थी। तुम्हारा नियम मेरे लिए काम नहीं करता। रुके। नजर तीर की तरह सीधे वन आइड ड्रैगन के दिल में पड़ी। तुमने जो ब्लैक ईविल क्लॉ टेक्निक सीखी है, बहुत वायलेंट है, पर बाद में बहुत नुकसान करती है। तुम्हारी मेरिडियन पहले ही ईविल ची से कंटामिनेट है। हर दिन दोपहर छाती में मरोड़ जैसा दर्द होता है ना, तुम इसे रिएक्शन समझते हो, पर असल में तुम्हारी मेरिडियन धीरे धीरे सूख रही है। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, पर सीधे दिल पर हथौड़े की तरह गई। वन आइड ड्रैगन के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। आंखों की सरप्राइज और घबराहट छिप नहीं पाई, फिर गुस्से की किलिंग इंटेंट में बदल गई। क्योंकि तुमने एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा था। ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था, इसके कॉन्फिडेंट को भी नहीं पता था। बकवास मत करो, मौत को बुला रहे हो। डर और शर्म में वन आइड ड्रैगन पूरी तरह भड़क गया। पंजे उठाए, ब्लैक ईवल ची लिपटी हुई। वार करने ही वाला था कि उसका हाथ आधे रास्ते में रुक गया, क्योंकि तुम्हारी वो ठंडी शांत आवाज फिर गूंजी, जैसे मौत का फैसला। अगर एक भी धार स्पिरिचुअल पावर चलाई तो 3 महीने भी नहीं झेल पाओगे। वक्त तुम्हारे सामने जम गया। पूरा स्कैटर्ड कल्टीवेटेड इलाका इतना शांत था कि खुद की दिल की धड़कन सुनाई देती। सैकड़ों नजरें कीलों की तरह तुम्हारे और उस वन आइड ड्रैगन पर टिकी थीं। वो ब्लैक ईविल ची लिपटा उसका हाथ आधे में हवा में ही रुक गया, जैसे कोई हास्यास्पद मूर्ति। देख लिया? लिनमो उसकी आंखों में उछलती हुई सिर्फ किलिंग इंटेंट नहीं, बल्कि ज्यादा डर भी था। पसीना उसके परेशान चेहरे से नीचे बह रहा था। तुम्हारी बात सीधे एक आसमानी बिजली की तरह उसकी खोपड़ी में घुसी। 50, दर्द, मेरिडियम का सूखना, ये शब्द ही उसकी मौत की चिट्ठी थे। उसे खुद अच्छे से पता था, इस जानलेवा राज को छुपाने के लिए उसने कितना समय लगाया, फिर भी पता नहीं चल पाया। और तुमने बस एक नज़र में उसके सारे भेद खोल दिए। उसकी सबसे कमजोर, सबसे जानलेवा सीक्रेट को सबके सामने रख दिया। उसे खत्म करके मुंह बंद कर दूं, ये आइडिया उसके दिमाग में आया, तुम्हें साफ दिखा, पर तुम बेपरवाह रहे। उसे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे मरने से भी ज्यादा डर था। आखिर सैकड़ों आंखों के सामने उस लंबी एक सदी जैसी चुप्पी के बाद उसका उठा हुआ हाथ कांपने लगा, फिर धीरे धीरे कमजोर पड़कर नीचे झुक गया। ये हरकत उसे मरने से भी ज्यादा भारी लगी। तुमने हाथ नहीं चलाया, पर सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके पीछे खड़े दोनों साथी हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए। वन आइड ड्रैगन की आवाज रेत निगलते हुए जैसी सूखी थी। तो अब भी ब्लैक टाइगर हॉल के मालिक की कुछ इज्जत बची है क्या? ये बोलना ही, सबके सामने मान लेना था कि तुम पूरी तरह सही थे। आसपास के स्कैटर्ड कल्टीवेटर्स की सांसों की आवाजें बढ़ गईं। उनकी नजर अब तुम्हें एक ऑर्डिनरी टैलेंटेड मास्टर की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि एक इंसानी स्किन में मॉन्स्टर की तरह। तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। एक उंगली से जमीन पर वो स्पिरिट स्टोन्स के ढेर, जिसे उसने पैर से रगड़ा था, इशारा किया, उठा लो। फिर आंखें बंद की, ऐसे बोले जैसे मौसम की बात हो रही हो। और जिस फॉर्मूला से तुम्हारी जान बच सकती थी, वो अब अलग डील है। उसका एक साथी बोलने ही वाला था कि वन आइड ड्रैगन की आंखों की चेतावनी ने उसे रोक दिया। वन आइड ड्रैगन के दांत पीस उठे। वो इस वेस्ट मार्केट सिर्फ वो दूसरों को लूटता था, आज तुमने उस जमीन पर पटक दिया। पर हालात के आगे मजबूर उसने दांतों के बीच से बोला, कितने? तुमने 3 उंगलियां उठाई। 300। एक साथी हैरान हो गया। तुमने सिर हिलाया। 3000। ये नंबर सुनते ही पूरा मार्केट फट पड़ा। ये तो ची रिफाइनिंग लिट स्टेज वाले को सीधे मौत के रास्ते धकेलना था। वन आइड ड्रैगन की उस एक आंख में मर्डरस इंटेंट थी, पर तुम्हारी अगली बात ने उसकी सारी आग बुझा दी, जैसे ठंडा पानी। मत दो। तुमने उसे देखा, नजर गहरी। यमराज के रास्ते पर इस चीज की जरूरत नहीं होगी। एक बात से उसकी जिंदगी और मौत तय हो गई। उसका बॉडी साफ दिखने वाली कंपकंपी से हिला। उसे समझ आ गया, आज उसका सामना किसी मास्टर से नहीं, बल्कि किसी नरक से निकले हुए किलर से हुआ है। 3000 स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक जान, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वो फिर से आराम से गुंडागर्दी कर सके। ये डील उसे फेयर लगी। डैम डेविल, ठीक है, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। कमर से स्टोरेज पाउच खोला, तुम्हारे सामने जोर से पटक दिया। ये 2000 है, बाकी 1000 3 दिन में पहुंचा दूंगा। तुमने देखने की परवाह नहीं की। पाउच उठाया, एक लकड़ी की पट्टी उठाई, स्पिरिचुअल लाइट चमकी, एक फॉर्मूला और कुछ हर्ब्स के नाम काफ किए, बिना कुछ सोचे फेंक दिया। कूलिंग वाटर टेक्निक। तुम्हारे ईविल ची के हिसाब से हर्ब्स कलेक्ट करो, 1 महीना दर्द ठीक हो जाएगा। वन आइड ड्रैगन ने पकड़ते ही, थोड़ा पढ़ते ही महसूस किया चेस्ट की गर्मी कम हो रही है। उसका आखिरी डाउट भी गया। आज वो लोहे की दीवार से नहीं, बल्कि एक पहाड़ से टकराया था। चलो। उसने तुम्हें एक गहरी नजर से देखा, आंखों में सिर्फ डर और पछतावा था। फिर अपने दोनों साथियों के साथ घबराहट में भीड़ में घुसकर भाग गए। इस तरह एक झगड़ा 3 बातों में तुम्हारा एटीएम बन गया। तुम धीरे धीरे उठे, सारे स्पिरिट स्टोन समेटे, आसपास सैकड़ों जोड़ी आंखों के बीच मुड़कर गलियों में गायब हो गए। आज से स्कैटर्ड कल्टीवेटर मार्केट में एक टैबू और जुड़ गया, तुम्हारे नाम का टैबू। बेशक तुम सीधे घोस्ट मार्केट नहीं गए, क्लाउड रिवर सिटी में हल्के हल्के घूमते हुए, दिखावटी तौर पर टहलते हुए, हर कदम सर्वेलेंस के ब्लाइंड स्पॉट से चलाते हुए, तुम्हारे पीछे लगी छुपी हुई नजरें साफ साफ छूट गईं।
अथॉरिटी दिखाना कभी कभी छिपने से भी ज्यादा काम आता है। एक एमेच्योर रिच नौजवान फैट भीड़ है, पर जो एक बात से किसी की जान मौत तय कर सकता हो। सुरक्षित होते ही तुमने फिर से हैट पहना, सीधे घोस्ट मार्केट के अंधेरे में घुस गए। वही पुरानी दुकान, वही बोन्स रगड़ता बूढ़ा। तुमने 450 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भरा एक पाउच काउंटर पर हल्के से रखा। मैप। आंखों को हल्का सा टेढ़ा किया। बूढ़े की धुंधली आंखें तुम्हें ऊपर नीचे देखने लगी। थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी पैसे जुटा लोगे। पर उसने कुछ नहीं पूछा, यही नियम था। स्पिरिट स्टोन्स ले लिए, शेल्फ से एक ब्लैक वुडन बॉक्स उतार कर दिया। तुमने उसे तुरंत खोला। अंदर एक पीली पुरानी बीस्ट स्किन मैप थी। ईविल बीस्ट रिच के अंदर एक जगह घेरी हुई थी। बगल में 3 शब्द, सोल नरिशिंग हर्ब। यही तो है। मैप संभाल कर मुड़कर सीधे चल दिए। पीछे से बूढ़े की सुई जैसी आवाज आई। तुम्हारे कदम रुक गए, पर मुड़कर नहीं देखा। एक फ्री न्यूज, बूढ़ा धीरे से बोला। क्लाउड रिवर सिटी का कईन फैमिली भी एक इलाके का सेकेंड रेट फैमिली। वो क्या ढूंढ रहे हैं? तुमने पूछा। पता नहीं, बूढ़े ने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। तुम फिर नहीं रुके। बॉडी तेजी से अंधेरे में मिल गया। एक एम्प्टी गली में रुककर तुमने फिर से मैप खोली। किन फैमिली? ये कोई खास ट्रबल की बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे रास्ते के कुछ पत्थर होंगे जो हटाने पड़ेंगे। तुम्हारा टारगेट शुरू से आखिर तक एक ही था, सोल नरिशिंग हर्ब। वो तुम्हारी सोल रिपेयर करने का पहला कदम है, तुम्हारे शिखर पर वापस जाने का जरूरी पहला स्टेप। तुमने सिर उठाकर सिटी के बाहर उस ग्रे ईवल एनर्जी से घिरे पहाड़ की तरफ देखा। जाओ, अपनी चीज वापस लाओ। समय गंवाए बिना जरूरी सामान खरीदा, सिटी से निकल गए। 3 दिन बाद ईवल बीस्ट रिज किसी विशाल जानवर के मुंह जैसा पहाड़ सामने आया। तुम रुके, सेंस अंदर डाली, तुरंत जैसे कीचड़ में धंस गई हो। रेंज कंप्रेस होकर बस 10 जांग से कम रह गई। साथ कोर्सिव भी ईविल बीस्ट रिज सच में नाम को सच कर रही थी। दिल में सोचा, तुम्हें रिज के मुंह पर एक छोड़ा हुआ कैंप मिला। अभी भी हल्की सी स्टैग्नेंट ब्रेथ बाकी थी। झुककर मिट्टी छुई जिसमें मिक्स निशान थे। फिर बगल में एक साधारण दिखने वाले पर्पल फूल को देखा, पॉइजन फ्लावर। होठों पर ठंडी मुस्कान आए। कैंप इस फूल के पास लगाना, जैसे माथे पर लिख दिया मुझे खाओ। तुम्हें पास ही एक मेटल टोकन मिला जिस पर किन काफ था, किन फैमिली का बेवकूफ। सिर हिलाया, आंखों में कोई सिंपैथी नहीं। कल्टीवेशन का रास्ता ही खतरनाक है। फिर बिना देर किए एक कदम में उस सब कुछ निगलने वाले ग्रे गेट में घुस गए। पीछे इंसान की दुनिया, आगे नरक। एक कदम रखते ही तुम्हारी पांचों इंद्रियाज पूरी तरह दबा दी गईं, पर तुम शांति से आंखें बंद किए रहे। जब विजन छिन गई, हेवन अर्थ एनर्जी का डिटेक्शन और भी शार्प हो गया। हाथ बढ़ाकर हवा में येन ईवल ची के सबसे बारीक फ्लो को महसूस किया। सोल नरिशिंग हर्ब जरूर यहीं की ईवल ची के सोर्स के पास मिलेगी। डायरेक्शन तय हुई। किसी भूत की तरह फॉग में चलने लगे। करीब एक इंसेंस स्टिक के वक्त में कदम रुके। आंखें अब भी बंद, पर सिर हल्का सा बाईं पीछे तरफ मुड़ा। आया। एक ब्लैक शैडो साइलेंटली फॉग से निकलकर सीधे तुम्हारी एड़ी की तरफ आया। उसका अटैक तेज, सटीक, पर ठीक उसी वक्त तुम्हारा बॉडी गोस्ट की तरह दाईं तरफ आधा फुट खिसका। बिल्कुल सटीक। वो झपट्टा खाली गया। उस मॉन्स्टर की बॉडी फोर्स की वजह से एक पल के लिए अकड़ गई। अभी है मोमेंट। तुमने आंखें भी नहीं खोली, उल्टे हाथ से पीछे की तरफ उंगली सीधी की। सन पियर्सिंग फिंगर। एक एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन वाली लाइट, एक मिनी सूरज की तरह, उस बॉडी घोस्ट की खोपड़ी को चीर गई। गर्म यांग पावर फूट पड़ी, पूरी तरह इवापोरेट कर दिया। बस एक ग्रेइन टोकन छोड़ गई। पूरा प्रोसेस स्मूथ, बिना रुके। तुमने आंखें भी नहीं खोली, झुककर वो टोकन उठाया, स्टोरेज बैग में डाल दिया। इस लेवल की फाइट तुम्हारा दिल भी तेज नहीं कर सकती। पर तभी तुम आगे बढ़ने ही वाले थे कि थोड़ी दूर सामने से एक दबी हुई कराह और टेक्निक टकराने की हल्की आवाज फॉग से सुनाई दी। कोई है। तुमने तुरंत ब्रेथ दबाई कि फैमिली का बेवकूफ भी अभी तक नहीं मरा क्या? आंखों में हल्की मस्ती की चमक आई। बॉडी एक बिना वजन वाले पत्ते की तरह हिला। साइलेंटली उस आवाज की दिशा में बढ़ गए। तुम एक हल्के धुएं की तरह साइलेंटली ईवल बीस्ट रिज के फॉग में मिल गए। सामने का गीला घास हटाया, नजारा साफ हुआ। खुली दलदली जमीन पर 3 यंग आउटफिट कल्टीवेटर्स पीठ से पीठ लगाए, चेहरे सफेद, 10-12 मॉन्स्टर्स से घिरे। अपनी फॉर्मेशन टूट रही थी। वो मॉन्स्टर्स किसी बिच्छू के शरीर और सेंटीपेड की टांगों वाले थे, पर चेहरा एक चीखते बच्चे जैसा। मुंह से डार्क ग्रीन पॉइजन निकलती हुई। उसकी छोटी शील्ड पॉइजन से जलकर छेद छेद हो गई थी। चुप रहो, यंग मैन ने गुस्से से चिल्लाया। एक एरो से एक झपटते जीव को दूर किया। आंखें बेचैन। उस किंग को खत्म कर दो, बाकी अपने आप पीछे हट जाएंगे। तुमने उसकी नज़र फॉलो की। फॉर्मेशन के बाहर एक चमकता हुआ व्हाइट लाइट वाला हर्ब जैसा पौधा दिखा। उसके पास एक और बड़ा मॉन्स्टर बैठा था, जिसकी स्किन डार्क गोल्ड थी। बच्चे जैसे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। सोल नरिशिंग हर्ब और उसका गार्डियन बेवकूफ। मन में ठंडी मुस्कान आई। ये आधा अडल्ट बीस्ट उस चीज की रक्षा कर रहा था, यानी उन्होंने पूरे इलाके को छेड़ दिया था। डायरेक्ट अटैक बेवकूफ़ी है। रिजल्ट, फॉर्मेशन टूटने ही वाला था। एक चीख के साथ एक मेल कल्टीवेटर को मड से निकले कॉप्स इंसेक्ट ने काट लिया। आधा बॉडी तुरंत काला हो गया, गिर गया। 3 में से एक फॉर्मेशन टूटा, कोई मर चुका है। यंग मैन की आंखें फटने वाली थीं। बाकी कॉप्स इंसेक्ट्स खून की गंध पाकर शार्क की तरह टूट पड़े। महिला कल्टीवेटर ने आंखें बंद की, निराशा में।
यंग मैन का चेहरा भी राख हो गया। अंत दोनों को यही लगा, पर ठीक उस क्रिटिकल मोमेंट में फुस, एक साधारण पत्थर तुम्हारे हाथ से एक अजीब एंगल पर छूटा, सटीक उस डार्क गोल्ड किंग के लेफ्ट तीसरे लेग के जॉइंट पर लगा। वो हल्की सी बारीक वीक पॉइंट थी। उस किंग का बड़ा शरीर तुरंत डगमगाया, एक तेज चीख निकाली। उसका अटैक जो लगने ही वाला था बीच में ही रुक गया। पूरे सॉन्ग का अटैक का रिदम भी उस पर रुक गया। अभी है मोमेंट, अब नहीं भागोगे तो डिसॉल्व होने का वेट करोगे। तुम्हारी ठंडी आवाज जैसे किसी गहरे नरक से आई हो, साफ किनफेंग और उस महिला कल्टीवेटर के कानों तक पहुंची। दोनों चौंक गए, आवाज की तरफ देखा। फॉग के बीच उन्हें अचानक एक इंसान दिखा। तुम हैट पहने, इस अंधेरी दलदल में मिले हुए ची रिफाइनिंग सेवंथ लेयर की ब्रेथ बिना छुपाए। एक ची रिफाइनिंग सेवंथ लेयर वाले की पहली रिएक्शन ग्रेटिट्यूड नहीं बल्कि अलर्ट थी। पर तब तक होश आ चुका किंग अपने स्वाम को इशारा देकर और भी भयंकर अटैक शुरू कर चुका था। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? किन फेंग ने स्वॉर्ड से बचाव करते हुए जोर से पूछा। तुम धीरे धीरे फॉग से बाहर आए, पूरी तरह उन मॉन्स्टर्स को इग्नोर करते हुए जो तुम्हारी ब्रेथ से भाग रहे थे। रास्ता चलता हर्ब कलेक्टर। तुम्हारी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, नजर उस हर्ब पर टिकी। उस चीज में थोड़ी इंटरेस्ट है। बकवास, किनफिंग गुस्से से चिल्लाया। ची रिफाइनिंग सेवंथ लेयर की इतनी हिम्मत कि स्पिरिचुअल क्रीचर के लिए जान गंवाने की सोचता है। अगर वो पहला अटैक बचा तो बस किस्मत थी। तुमने धीरे से सिर हिलाया, थोड़े निराश हुए। बेवकूफ़ी जान लेती है। बात खत्म होते ही तुम मूव हुए। कोई टेक्निक नहीं, कोई लाइट नहीं, तुम बस एरो जैसे सीधे उस फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे डार्क गोल्ड किंग की तरफ। एक ही झटका, तुमने धीरे से एक शब्द कहा। उसी पल आंखों से न दिखने वाली एक गोल्डन लाइट स्ट्रीक उंगली से फूटी, घनी फॉग को चीरती हुई, बिना किसी रुकावट धड़ाम एनर्जी चारों तरफ फैली। एक जमीन का टुकड़ा उखड़ गया। किंग डेड, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल क्लीन। वक्त जैसे थम गया। वाइल्ड स्वाम रुक गया, हैरान होकर अपने खोए हुए सिर वाले किंग को देखने लगा। किन फेंग और वो महिला कल्टीवेटर तो जैसे बिजली से टकराए हों वहीं जम गए। दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए। एक झटके में एक बीस्ट किंग को खत्म करना, जो ची रिफाइनिंग मेजर कंप्लीशन जितना स्ट्रांग था। क्या ची रिफाइनिंग सेवंथ लेयर वाला ऐसा कर सकता है? मजाक भी नहीं। कोई भी फैमिली का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सेवंथ लेयर वाला एल्डर भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ये कौन है? उनकी हैरान नजरों में तुम धीरे शांति साइलेंस। किन फोन का गला हिला, बोलने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। गला सूखा हुआ था, ठंडा पसीना उसकी पीठ भिगो चुका था। उसकी दादी ने कुछ सुना था। किंग खोने के बाद बाकी स्वाम थोड़ी देर में केओस में बिखर कर वापस दलदल की गहराई में लौट गया। तुमने उन बचे हुए दो लोगों को दोबारा नहीं देखा। सीधे उस हर्ब की तरफ गया, एक वाइट जेड बॉक्स निकाला, सावधानी से जड़ सहित पूरा हर्ब उसमें ट्रांसप्लांट किया, एक सील टैलिस्मैन चिपकाई, मूवमेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस्ड। ये सब करने के बाद ही तुम मुड़े, उस डेड हो चुके किन फैमिली कल्टीवेटर की तरफ गए। झुककर तुमने टोकन किन फैंग की तरफ फेंका। जाकर अपनी फैमिली हेड से कह देना तुम्हारी आवाज बिना किसी नरमी के थी। ईविल बीस्ट रिच तुम्हारे खरीदने की जगह नहीं है। इस टोकन के भरोसे तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूं, जाओ। किन फेंग ने टोकन पकड़ा, पूरी तरह डीस्ट। उसे तुम्हारी बात पूरी समझ नहीं आई, पर आखिरी दो शब्द जरूर समझ में आए, जाओ। ये एक ऊंची पोजीशन वाले का नीचे वाले को निकालने वाला हुक्म था। उसने बिना कोई झिझक किए अपने घायल साथी को संभाल कर तुम्हें एक गहरा बो किया, बिना पीछे मुड़े घबराहट में फॉग में गायब हो गया। जब तक उनकी ब्रेथ पूरी तरह गायब नहीं हुई तुम एक लंबी सांस छोड़ते रहे। हाथ चलाने की जरूरत नहीं थी उन्हें ऐसे डराने की, पर इसी तरीके से उन्हें दोबारा यहां आने से रोका जा सकता था। यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं। बॉडी भी उस घने इविल बीस्ट रिज में गायब हो गया। आधे दिन बाद इविल बीस्ट रिज के किनारे तुम उस दबी हुई ग्रे दुनिया से बाहर निकले, फिर से धूप में नहाए, हैट उतारा, नीचे एक साफ ठंडा और हैंडसम चेहरा दिखा। सोल नरिशिंग हर्ब हाथ में आ गई। सोल रिपेयर करना, फिर से इमॉर्टल पाथ पर लौटने का पहला स्टेप पूरा हो गया। तुमने शांति से एक लंबी सांस ली। नजर पहाड़ों के पार उस दूर की, ज्यादा दूर की दुनिया की तरफ गई। क्लाउड रिवर सिटी तो बस एक शुरुआती पड़ाव है, असली मंच तो अभी और दूर इंतजार कर रहा है।